बहुत बहुत स्वागत है अनुराग भाई आपका कैंडिडेट विद शालीन में। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में हम आपकी राजनीति को फॉलो करते रहे हैं। आपने पत्रकारिता चुनी, उस समय मन होता है कि मुझे भागना है, दौड़ना है, लोगों से बात करनी है, तो आपको ऐसा भी रियलाइज होता है यार कि बहुत हेक्टिक है। मैं एक बार जो मैंने लाइफ में डिसीजन लिया, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। लेकिन जब एक आम व्यूअर है ना, जब वो टीवी देखता है, उसको ये क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि इनको क्या स्क्रिप्ट लिख के भेजी जाती है, या सिर्फ इसलिए कि कुछ जर्नलिस्ट या कुछ चैनलों के मालिक ललायत रहते हैं ऊपर तक के एक्सेस के लिए। आज के दिन में फील्ड रिपोर्टिंग है ही नहीं। रिपोर्टर्स कहाँ हैं? कोई एक रिपोर्टर आप मुझे बता दीजिए। न्यूज़ रूम में प्रोग्राम्स डिसाइड होते हैं, न्यूज़ रूम में लाइंस डिसाइड होती हैं, न्यूज़ रूम में हेडलाइंस डिसाइड होती हैं। तो रिपोर्टर को यहाँ बांध दिया कि इधर नहीं देखना है। वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि टीवी कहाँ तक इम्पैक्ट करता है। वो उसको सच मान लेता है। तो टीवी मास मीडिया है, इसका इम्पैक्ट बहुत है। उस पर अगर 1 मिनट के लिए भी कुछ चल जाता है तो देश में कहाँ उसकी क्या हलचल हुई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो उसको बहुत सहेजना चाहिए था। हमारी सरकारें विफल रही उस मीडिया को सहेजने में और अपने खिलाफ एक तंत्र को बनाए रखने में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसी रहती है राजनीतिक लाइफ, और हरियाणा में पार्टी का क्या फ्यूचर देखते हो आप? जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, वो सिस्टम को छेड़ रही है, डिस्टर्ब कर रही है। जब आप सेट सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो, सारी फोर्सेस आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। लोग आम आदमी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे हर हालत में, मेरा अटूट विश्वास इस चीज़ को लेके है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा वैक्यूम। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक विकल्प आना चाहिए। उस मायने में बहुत ग्रीन ग्राउंड है हरियाणा के अंदर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी थर्ड गवर्नमेंट हरियाणा में बनेगी आम आदमी पार्टी। मैं कई बार बोलता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के लीडर को बुलाइए मेरे साथ स्टेज पे और किसी भी एक गांव का नाम लीजिए हरियाणा के, हम वहाँ पे अपने 21 मेंबर के नाम बताएंगे और इनसे इनके पूछिए। तो वो कई बार घबराते हैं कि यार ऐसे तो ओपनली ऐसे क्या बोलते रहते हो। हम लोगों को ये कह रहे थे कि ये पार्टी वार्टी बदलने से काम नहीं चल रहा, अब सिस्टम बदलना पड़ेगा और एक ऐसी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो कॉमन मैन की गवर्नमेंट है, जैसी दिल्ली में है, पंजाब में है। आप एक नेता के तौर पे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपके ऊपर ये लेबल ना लगे कि आप एक जाट नेता हैं? मैं आपको कभी मिलवाऊंगा अपनी एक टीम से जो काम करते हैं हमारे साथ। कोई कास्ट ऐसी नहीं है जिसका आदमी उसमें नहीं होगा। वो एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते की खूबसूरती इसी में है कि वो सारे लोग साथ में हैं। तो मुझे नहीं फील होता कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है इसके लिए। मैं जैसे जीता हूँ मैं वैसे ही जीता हूँ और वो मेरा बिल्कुल साफ स्वच्छ जीवन है। उस पर कोई इस बात पे उंगली नहीं उठा सकता कि ये कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर कभी नहीं की। आप जब कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो उसको बड़े बड़े अवार्ड्स देते हो और उसको कहते हो मैं इतने करोड़ दे दिए, फिर कोई सीएम फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ, पीएम फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ। जब वो खिलाड़ी बन रहा था, जब उसके माँ बाप ने ज़मीन बेच दी अपनी, जब घर बेच दिया, गिरवी रख दिया, तब सरकार कहाँ थी? तब तो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि विनेश मेरे परिवार की बेटी है, ये है, वो है। आज आप उसको उनको जंतर मंतर पे लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया आपने उनको। ये अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है वो सही नहीं है। हर रोज़ 5-6 बलात्कार हरियाणा में होते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, मैं सीएम साहब को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बार बोला। मैंने कहा सीएम साहब आपने अपने बगल में मंत्री बना के ऐसे आदमी को बिठाया हुआ है जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। अगर सब कुछ सही जाता है जैसा हम प्लान कर रहे हैं, ये दिल्ली और पंजाब से भी बड़ा मैंडेट हरियाणा के अंदर हो सकता है कि तीसरी गवर्नमेंट अगर आम आदमी पार्टी कहीं बनाने जा रही है तो वो हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। ये हमारी फोर्स का एहसास कांग्रेस को भी है, ये हमारी फोर्स का एहसास बीजेपी को भी है। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग भाई आपका कैंडिडेट विद शालीन में। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में हम आपकी राजनीति को फॉलो करते रहे हैं। आपके पत्रकारिता के जीवन से मुझे याद है कि 2014-15 के आसपास जी न्यूज़ में आप रहे थे उस समय, और रिपोर्टर देख के रुकना पड़ता था। आप लोग चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और कई बार चैनल देख के रुकना पड़ता था, कई बार रिपोर्टर देख के रुकना पड़ता था कि कौन व्यक्ति है जो एक्चुअली स्टोरीज पहुंचाता है जनता तक। तो जी न्यूज़ पे यदि कभी आप आ गए तो रुक गए, अदरवाइज आपको पता है कि मूवमेंट खट्टे मीठे रिलेशंस थे। खट्टे मीठे रिलेशंस थे जी टीवी से। खैर, वो समय बीता, अब आप राजनीति में हैं। शुरू से शुरू करेंगे सफ़र, कैसे राजनीति में आना हुआ, और उससे भी पहले इंजीनियरिंग करी आपने। इंजीनियरिंग के बाद क्या बदला कि आपने पत्रकारिता चुनी? हाँ, ये थोड़ा-सा मेरी लाइफ में डिफरेंट है कि मेरा बेसिकली शुरू से नेचर है कि मुझे जो सही जब लगता है तो मैं वो करता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी ये सोच के कि टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उस तरह की होनी चाहिए। लेकिन जब इंजीनियरिंग भी की तो उस टाइम कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, स्टेज बहुत पसंद था।
तो उसके बाद जब इंजीनियरिंग कर ली तो ये हुआ कि नहीं यार, जर्नलिज्म अच्छा फील्ड है, जर्नलिज्म में जाना चाहिए, पहले से इंटरेस्ट था ही। पेरेंट्स ने भी बहुत कहा कि अरे इंजीनियरिंग कर चुके हो, अब जर्नलिज्म का क्या मतलब है, लेकिन मन था तो मैंने कहा कि जर्नलिज्म करेंगे। सबसे खास बात ये थी कि जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया और आज तक से किया, तो उस टाइम शायद सबसे बड़ा ब्रांड था जर्नलिज्म के उस फील्ड में, तो मेरे पास कोई मास कॉम की डिग्री नहीं थी। और जब इंटरव्यू तक पहुँचे तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे उस टाइम के जो एडिटर्स थे आज तक के, वो इंटरव्यू में यही पूछ रहे थे कि एक वेल पेड जॉब छोड़ के इंजीनियरिंग की और क्यों जर्नलिज्म में आना चाहते हो, यहाँ तो उसका हाफ भी नहीं मिलेगा शायद तुम्हें। तो मैंने कहा जी आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, मुझे नहीं लगता कि मैं चेयर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने अपनी लाइफ को देख नहीं पाता, मैं लोगों के बीच में देख पाता हूँ, लोगों से बात करके उनकी लाइफ के साथ मिलजुल के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वेलकम, स्वागत है, पागलों की ज़रूरत है जर्नलिज्म के फील्ड में। मुझे आज तक ध्यान है, वो मेरे इंटरव्यू में ये कहा गया था। किसने लिया था इंटरव्यू? तो कमर वहीद नकवी जी थे, उस टाइम वो एडिटर इन चीफ होते थे आज तक के, और कई सारे हेडलाइंस टुडे उस टाइम होता था, उनके एडिटर श्रीनिवासन जी थे, वो बैठे हुए थे। कई सारे सीनियर लोग उसमें पैनल में बैठे हुए थे और पूरे पैनल का इंटरव्यू होता था। बखियाँ उधेड़ देते थे आपकी, और जिसके पास मास कॉम की डिग्री नहीं है उसको तो और ज़्यादा उधेड़ा जाता था कि भाई तुम कैसे आने की सोच रहे हो इस फील्ड के अंदर। तो वो एक अच्छा दौर था। मुझे काफ़ी सारी मीठी यादें हैं उस वक्त की। वैसे आप आरजे भी बन सकते थे, आपकी आवाज़ में जो बेस है। हाँ, बहुत सारे ऑफ़र हुए मुझे चैनल में जब थे, तो मुझे ये भी कहा गया कि एंकरिंग कर लो। तो फिर वही मेरे सामने चॉइस थी, जो एक इंजीनियर होने के तौर पे मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता। मुझे कहा गया एंकरिंग कर लो, मैंने कहा एंकरिंग नहीं करूँगा, मैं स्टूडियो में बंद नहीं होना चाहता, मैं फ़ील्ड में रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ, तो वो भी नहीं चूज़ किया। बिल्कुल कर सकते थे पर कभी ध्यान नहीं गया। और आरजे जिस वक्त में मैंने जर्नलिज़्म शुरू किया, उस वक्त वो दौर शुरू ही हो रहा था, एक तरीके से रेडियो का पीक पे पहुंचने का वो दौर शुरू हुआ था, तो उस तरफ ध्यान नहीं गया, तो कभी उस फील्ड में ट्राई नहीं किया। लेकिन जब एक यंग युवक एक डिसीजन लेता है किसी प्रोफेशन को चुनने का, इंजीनियरिंग शिफ्ट की, कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिसीजन रहता है। आपने पत्रकारिता चुनी, उस समय मन होता है कि मुझे भागना है, दौड़ना है, लोगों से बात करनी है। धीरे धीरे जब आप उम्र के दूसरे अगले पड़ाव तक पहुंचते हो, तो आपको ऐसा भी रियलाइज़ होता है यार कि बहुत हेक्टिक है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा अपने लिए। ऐसा नहीं महसूस हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे कभी। मैं एक बार जो मैंने लाइफ में डिसीजन लिया, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। मुझे ध्यान नहीं आता मैं मेरी लाइफ में कोई भी डिसीजन ऐसा कि जिसको मैं रिग्रेट करूं। जब जर्नलिज्म में आए तो सोच के आए थे कि ये नहीं कर सकते हैं लाइफ में, ये करेंगे, और जब आए तो उसको एंजॉय किया। जितने साल भी मैं जर्नलिज्म में रहा, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता। बहुत से लोग, कई बार हमारे जर्नलिस्ट साथी ये भी कह देते हैं कि यार गलत फील्ड में आ गए, ये आ गए। इतना एक्सपीरियंस मुझे जर्नलिज्म के उस फील्ड ने दिया, शायद कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ मैंने कवरेज नहीं किया जर्नलिज्म के तौर पे। ऐसा एक्सपोजर आपको कहाँ, किस चीज़ में मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता। वो एक्सपीरियंस पूरे देश के अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करने का, मिलने का, उनके अनुभव जानने का कहीं नहीं हो सकता था। तो कोई रिग्रेट नहीं इस बात को लेके। और मुझे पसंद है भागना दौड़ना, मैं सच बताऊं तो मुझे पसंद है। मुझे अभी भी राजनीति में आए कुछ ही समय हुआ है, मुझे सारे पार्टी के साथी यही कहते हैं कि आप टिकते नहीं हो आप बिल्कुल भी। और मैं ये कहता हूँ कि और बताओ ना क्या करना है। तो मुझे पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हासिल करना। लाइफ तो एक बहुत ही फिक्स टाइम है कि उतने टाइम के लिए आप अर्थ पे हो, तो जितना अनुभव बटोर सकते हैं बटोरना चाहिए। पर एज अ जर्नलिस्ट जब आप कोई स्टोरी कवर करते हो, कभी मन में आता है कि यार उस स्टोरी का इम्पैक्ट क्या रहा लॉन्ग टर्म में? फॉलो अप करते हो, भले वो एडिटर्स उस पर एग्री ना करें कि आप उसको दोबारा पब्लिश करिए ना करिए, लेकिन कभी एज अ इंसान, क्योंकि जिस पैशन से आपने उस स्टोरी को कवर किया था, आपका नज़रिया ये था कि उसमें एक सॉल्यूशन आए, हाँ, तो दोबारा कभी फॉलोअप करना हुआ कि आगे क्या होता है, अभी क्या तब्दीली आई उसके अंदर कुछ? बहुत सारी चीज़ों में लोग आपको अप्रोच कर लेते हैं। जब जैसे मुझे याद है अभी भी कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे मैंने एक स्टोरी की थी उस टाइम पे, और जब उसके कई साल बाद कुछ दिक्कत दोबारा हुई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो वही वही लोग मेरे पास आए कि देखो आपने किया था ये, उस टाइम पे ठीक हुआ था, तो अब आप इसको दोबारा से प्लीज़ टेकअप कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि लोग आपको अप्रोच कर लेते हैं। ऐसा मुझे याद है कि यूपी में भी हम एक स्टोरी करके आए थे। वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके उनको परेशान करता था, उनकी फैमिलीज़ को परेशान करता था। जब हमने स्टोरी की तो वहाँ के पुलिस अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया था उसके बाद, तो उन्होंने सुकून महसूस किया था। 7 या 8 साल बाद
वो पूरी फैमिली ने मुझे अप्रोच किया कि सेम स्टोरी, सेम सारा पिछला रिकॉर्ड उठा के हमको फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। वो समहाउ किसी ऐसे व्यक्ति से, नोटोरियस व्यक्ति से रिलेटेड थी वो फैमिली, उनके रिलेशन में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसको दोबारा टेकअप कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि ये अभी हाल ही की बात है, तो मैंने कहा कि मैं जर्नलिज़्म छोड़ चुका हूँ, पर मैंने अपने किसी एक फ्रेंड को मैंने फॉरवर्ड किया उसको कि आप अगर इसको टेकअप कर सकते हैं तो इसको देखिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका लॉन्ग टर्म में लोग आपको बताते हैं कि उस वक्त इम्पैक्ट हुआ था। मुझे शायद उस वक्त मैंने फॉलोअप नहीं किया हो कि स्टोरी का इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन 7, 8, 10 साल बाद लोग आपको बताते हैं उस टाइम हुआ था, आप दोबारा से कर सकते हैं क्या? तो महसूस होता है कि हाँ, कोई कहीं तो कोई कंट्रीब्यूट किया है किसी की लाइफ में। तो पीपल्स जर्नलिज्म, पीपल्स जर्नलिज्म। तो जर्नलिस्ट रहते आपने कितने साल बिताए होंगे जर्नलिज्म? मैंने 2007 में मैंने शुरू किया था और 2022 तक मैं जर्नलिज्म में ही था। 2022 तक। क्या बदला 2022 में? क्या ऐसा हुआ कि आपने जर्नलिज्म छोड़ने का डिसीजन लिया? बहुत कुछ बदल गया। जब हमने शुरू किया था तो एक गोल्डन पीरियड जो जर्नलिज्म का होता है, जब प्रिंट से टीवी की तरफ लोग आ रहे थे, उसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। तो बहुत सारे प्रिंट के जर्नलिस्ट को मौका मिला। हम हार्डकोर टीवी जर्नलिस्ट थे, हमने शुरुआत टीवी से की थी। तो बहुत से सीनियर्स ये कहते थे कि यार चला गया गोल्डन दौर तो जब तुम आए हो। तो हम उस वक्त बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि आप लोगों को गोल्डन पीरियड मिला था, आप यहाँ तक ले आए, हम वापस गोल्डन पीरियड में लेके जाएंगे टीवी जर्नलिज्म को। लेकिन वो हुआ नहीं। अपने पे तो कॉन्फिडेंस था, पर आप सिस्टम का एक पार्ट होते हो, आप पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो हुआ नहीं। टीवी जर्नलिज्म डिटेरियोरेट होता चला गया। और मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा। तो उसकी वजह भी मैं बहुत ज़्यादा जगह में बताता नहीं, मैंने कभी डिस्कस भी नहीं किया कि जैसे मैंने कहा, जो आप काम करो उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, और उसको आप ख़राब बताओ बाद में जाके, वो भी अच्छा नहीं होता। तो लेकिन जब किसान आंदोलन जब चल रहा था, और आपने भी देखा किस तरीके का कवरेज था, आप जय जवान जय किसान जिस कंट्री में कहते हो, उसमें फिर ये कहा जाने लगा कि ये किसान तो पाकिस्तान से फंड हो रहे हैं, ये किसान तो माओइस्ट हैं, ये किसान तो मतलब एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं ये किसान। तो अब मैं जर्नलिज्म को कैसे देखता हूँ, आप मेरी नज़र से देखिए कि मैं टीवी पे जब कुछ अच्छा काम करता था तो मेरे गांव से मेरे बुज़ुर्ग कोई ये कहते थे कि बेटा टीवी पे देखा, तो वहाँ पे, और बच्चा भी छोटे को ये बताते थे देख तेरा चाचा आ रहा है टीवी के ऊपर। तो मैं ऐसे देखता था कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरे गांव के लोग उसको प्रेज़ कर रहे हैं। अब मैं कैसे किसान आंदोलन में हमको ये कहा जाए कि हम ये बोलें कि ये लाइन चल रही है, इस लाइन पे बोलें कि ये जो किसान सड़क पे बैठे हैं अपनी मांग को लेके, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, या ये पाकिस्तान समर्थित हैं, या ये एंटी इंडिया हैं। मैं ये कैसे बोल दूँ, आप मुझे बताओ। मैं जो बुज़ुर्ग आज तक मुझे ये आशीष देता था कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, वो कल को मुझे फ़ोन करके बोलेगा अच्छा बेटा मेरे में पाकिस्तान दिखता है तुमको। तो वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था जब मैंने उम्मीद छोड़ी कि जर्नलिज्म में शायद मैं आगे उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने देखा कि कहाँ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, तो फिर ये आगे की जर्नी शुरू हुई। तो किसान आंदोलन आपका टर्निंग पॉइंट था? वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट पूरे कंट्री के लिए था। वो आपको एक ताकत भी देता है ये सोचने की कि जैसे आज भी आप देखो, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये तो ऐसी गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये तानाशाह एक तरीके से गवर्नमेंट है। मैं इसको बोलता हूँ सूडो डेमोक्रेसी में इस वक्त हम चल रहे हैं, जो दिखने में डेमोक्रेसी है पर उस डेमोक्रेटिक तरीके से चल नहीं रहे हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं बदल सकते, ये झुक नहीं सकते। किसान आंदोलन से आप ये सीख सकते हो। उनके पास क्या था? किसानों के पास कोई रिसोर्सेज थे, कोई फंड्स थे, आपस में गरीब किसानों ने मिलके सारे धीरे धीरे खड़े होते चले गए। आप सोचो, इतनी बड़ी गवर्नमेंट को झुका दिया, इतनी बड़ी गवर्नमेंट को, जो जिसको ये कहते हैं ये किसी की सुनते ही नहीं है, तो ऐसी गवर्नमेंट को झुका दिया। तो वहाँ से आप ये सीख सकते हो, हर चीज़ आपको सिखाती है। किसान आंदोलन पूरे देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसे आंदोलन बहुत कम हुए हैं देश में जिन्होंने एक हिस्ट्री बना के छोड़ दी और लोग उसको पढ़ते रहे और सीखते रहे। मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन भी ऐसी एक चीज़ थी। लेकिन जब एक आम व्यूअर है ना, जब वो टीवी देखता है, लेकिन उसको ये क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि इनको क्या स्क्रिप्ट लिख के भेजी जाती है, या सिर्फ इसलिए कि कुछ जर्नलिस्ट या कुछ चैनलों के मालिक ललायत रहते हैं ऊपर तक के एक्सेस के लिए, वो अपने आप स्क्रिप्ट बना रहे हैं, अपने आप अपने मालिक को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये होता कैसे है? मतलब अंदर की न्यूज़ क्या है?
कैसे काम करता है ये? क्योंकि जैसे मैंने आपने पहले कहा भी कि कहा कि किसी प्रोफेशन के बारे में जिसमें आपने काम किया हो नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशन की नहीं, बात पर नहीं। मैं आपको इतना हिंट ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आपको ही मैं आपसे एग्जांपल लेके पूछता हूँ कि अगर आपको ये इधर हाथ लगा दिया जाए और इधर हाथ लगा दिया जाए तो आप देखेंगे कहाँ? तो आप सामने ही देखेंगे, ऑप्शन नहीं रहता आपके पास कोई। तो बहुत ज़्यादा कमर्शियली गाइडेड आज के दिन में जर्नलिज्म है और बहुत पैसा आ गया है जर्नलिज्म के अंदर, और वो पैसा कहाँ से आता है? जैसे हमको जर्नलिज्म के बेसिक्स के रूप में मैंने ये एक चीज़ ये सीखी थी कि अगर आपको किसी सर्वे को, किसी रिपोर्ट को, किसी भी चीज़ को समझना है, तो आप सबसे पहली चीज़ ये समझो कि वो फंड कहाँ से हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आज के दिन में जो पूरा जर्नलिज्म है, वो चैनल्स हैं, वो कौन चला रहा है, कहाँ से फंड हो रहा है, आप वो देख लीजिए तो सारी बात समझ में आ जाती लेकिन है। ये आपने कहा कि बहुत पैसा आ गया है जर्नलिज्म में, वो जर्नलिस्ट के पास तो नहीं है, बीट रिपोर्टर के पास नहीं है, नहीं, ग्राउंड बिल्कुल नहीं रिपोर्टर है। के पास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं वो है। पैसा किसके पास पहुँच वो रहा है? कॉर्पोरेट हाउसेज़ के पास है, वो चैनल्स के पास है। माध्यम है आपके पास कि मीडिया के अंदर पैसा आता है, पर वो नीचे जो ग्राउंड के ऊपर उस जर्नलिज़्म को क्रिएट करता है। अब आप देखो, मैं जब हमने शुरू किया और अभी के दौर में मैं जो फ़र्क देखता हूँ, कितनी फ़ील्ड रिपोर्टिंग होती थी पहले। सब कुछ जो फ़ील्ड से आता था, वही चैनल पे चलता था, तो आप कह सकते हो कि ग्राउंड का रिफ्लेक्शन था। चाहे उसमें 50% गलत भी हो, तो भी 50% तो रिफ्लेक्शन था। आज के दिन में फ़ील्ड रिपोर्टिंग है ही नहीं। रिपोर्टर्स कहाँ हैं? कोई एक रिपोर्टर आप मुझे बता दीजिए। न्यूज़ रूम में प्रोग्राम्स डिसाइड होते हैं, न्यूज़ रूम में लाइंस डिसाइड होती हैं, न्यूज़ रूम में हेडलाइंस डिसाइड होती हैं, और फिर सुबह की मीटिंग में डिसाइड हो जाता है कि ये 4 खबर फॉलो करनी है। तो रिपोर्टर को यहाँ बाँध दिया कि इधर नहीं देखना है। फिर उसके बाद ये 4 खबर नहीं फॉलो करनी है, यहाँ यहाँ से बाँध दिया, तो रिपोर्टर के पास यही देखने का दायरा रह गया। तो मुझे लगता है कि उन संकीर्ण हो गई जर्नलिज़्म की सोच हमारे इंडिया के अंदर अभी, जो कि एक्सपेंड होनी चाहिए थी। किसी भी अगर कोई नेशन डेवलप होता है, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखिए, बहुत ओपन बायस हैं चैनल्स के, लेकिन उसके बावजूद भी खुला जर्नलिज्म है, कोई किसी को रोकता नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई ओपन बायस नहीं दिखाता है अपना, कोई चैनल ये नहीं कहता है कि मैं एसोसिएटेड हूँ इस विचारधारा के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जर्नलिज्म ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा। और एंकर जो एक ही सरकार की तूती बोलते हैं, वो पूरे टाइम उनकी क्या मजबूरी होती है? उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा, तो क्या वहां तक पहुंचने के लिए या वहां बने रहने के लिए आपको जो लाइन दी है उसको फॉलो करना जरूरी है? मुझे लगता है, कौन प्रोड्यूसर के ज्यादा नजदीक रहेगा, मैं अपने वो ऊपर दोस्तों जाएगा। के कुछ अनुभव से बता सकता हूँ कि जो लोन कल्चर है, इसने जर्नलिज्म, बेसिकली जर्नलिस्ट जो होता है उसके अंदर रीड बहुत ज़रूरी होती है, और जिस जर्नलिस्ट के अंदर रीड नहीं है, जो सत्ता से टकराने की हिम्मत कर सकता है, उसमें रीड तो होगी ना, उस व्यक्ति में कुछ तो स्वाभिमान होगा ना उस व्यक्ति में। वो लोन कल्चर ने स्वाभिमान ख़त्म कर दिया है। मेरे जितने दोस्त भी जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, सब लोन लिए हुए हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, घर चला रहे हैं इतने महंगाई के दौर में। तो मुझे लगता है कि किसी में हिम्मत नहीं अपनी नौकरी दांव पे लगा के कोई उस लाइन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करे। उस कल्चर ने धीरे-धीरे बहुत चीज़ें मोड़ दी। लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत सी वॉइसेज़ अभी भी हैं। मैं कभी भी आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सी वॉइसेज़ अभी भी जर्नलिज्म के अंदर ऐसी हैं, जो गंदे से गंदे माहौल में रहते हुए भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिन्होंने अपना अलग रास्ता चुना और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी है, इसमें किसी भी तरीके से आप किसी भी विचार को रोक नहीं सकते, आप कुछ देर के लिए उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसमें भी देखता हूँ कि हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा जर्नलिज्म निकल के आए फ्यूचर में। हो सकता है हमारे मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को सोचना पड़े फ्यूचर में। तो चेंजेस तो आएँगे, और वो अपने आप नेचुरल चेंजेस होते हैं। जब एक चीज़ की हद हो जाती है तो नेचुरली वो चेंज होना शुरू हो जाता है। कितना वैसा सैलरी का कितना फ़र्क रहता है? बिकॉज़ आपने अभी एक उनके फाइनेंशियल बर्डन के ऊपर बात किया, ज़िक्र किया, तो यहाँ पूछना ज़रूरी होता है कि एक ग्राउंड रिपोर्टर की सैलरी में और एक एंकर की सैलरी में अमूमन कितने परसेंट का फ़र्क होता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का। कई गुना का फ़र्क है। कितने गुना का? मतलब ज़मीन मैं आसमान एग्ज़ैक्टली का। सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ, हालाँकि इसमें सैलरी That's what I'm पूछना भी saying। कुछ हाँ, बुरा कोई नहीं है। वो ऐसा नहीं है, पर आप देखिए कि आज अगर फील्ड रिपोर्टर कोई शुरू करता है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि उसको जो सैलरी मिलती है, उससे उसका घर नहीं चल सकता। सिंपल सी बात है। तो एक जर्नलिज्म एक ओवरटाइम 24 आवर्स जॉब है। हमने ऐसे भी दिन गुजारे हैं जर्नलिज्म के अंदर जब मैं 3-3 दिन तक नहीं सोया, और उसके बाद अगली सुबह फिर आपको पूरे दिन टीवी के ऊपर बोलना होता था। ऐसे भी हमने दिन गुजारे हैं। और कई बार ऐसा मौका आया कि जब हम बाहर कहीं शूट कर रहे हैं तो ड्राइवर थक गया, उसको नींद आ गई, सोने लग गया। तो ये जज्बा होता था, जुनून होता था कि हम गाड़ी चलाते थे, हम अगले लोकेशन पे पहुंचते थे। तो मुझे लगता है इतनी ओवरबर्डन जॉब में आपको अगर पर्क्स सही नहीं मिल रहे हैं,
तो फिर क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते आप। तो आज के दिन में जर्नलिज्म में वो है, जो लोग आज एंटर कर रहे हैं वो एक फॉल्स फील्ड में एंटर कर रहे हैं। उनको ग्लैमर जो दिखता है वो उसको अब वो अगर देखेंगे कि कितने लोग छोड़ रहे हैं, तो वो रेट बहुत ज़्यादा हाई है जर्नलिज्म के अंदर। 2-3 साल में, 4 साल में लोग छोड़ के चले जाते हैं वहाँ एक्सपीरियंस लेकर के। वो इसीलिए है कि आप टिक नहीं सकते, आप उसमें, आपका घर नहीं चलता। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के या बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के एजेंडाज़ को ड्राइव करते हैं, वो करोड़ों में कमाते हैं। ऐसे चेहरे हैं जर्नलिज्म के। तो ये जो डिफ़रेंस है, ये नीचे वाले को भी ये बताता है कि अगर आप उस लाइन पे चलते तो शायद सही होता, उस लाइन पे जाते तो शायद अच्छा होता। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली गाइड किया जा रहा है देश के हर जर्नलिस्ट को कि एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उनकी लाइन को फॉलो करेगा उसको पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली हो ही रहा है, मतलब कंपनी होता से है। सैलरी के तौर पे मिलेगा या बाहर से मिलेगा? नहीं, वो सब तरीके से उसको सपोर्ट मिलता है। एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि उसको सपोर्ट मिलता है। मैं आज भी ये मानता हूँ कि बहुत से जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म में आते हैं, वो ख़ासकर कि जो जिस जगह पे हम रहे हैं, मुझे नहीं पता कि बहुत छोटे-छोटे पॉकेट्स में, एरियाज़ में बहुत लोगों की कंप्लेंट्स भी होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो मैं नहीं कमेंट कर सकता। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं, वो अपने जुनून के पीछे आते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी आज तक में, तो मुझे आज भी याद है कि हमारे ट्रेनर ने पूछा कि कौन-कौन है जो दुनिया बदलने आए हैं यहाँ पे, समाज बदलने आए हैं। तो सबने हाथ उठा दिया था। शायद मैं और एक हमारे कोई साथी बचे थे। तो हमें बोले कि आप क्यों नहीं, हमने कहा कि नहीं, कोशिश तो करेंगे, लेकिन दुनिया बदल नहीं सकती है एक आदमी से, सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होते हुए ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे दायरे में रह सकते हैं। तो जो भी जर्नलिज्म में आता है, मेरा अनुभव है कि 90% लोग समाज बदलने, दुनिया बदलने के लिए आते हैं, एक जुनून के साथ आते हैं। तो उनको अगर आगे माहौल वैसा नहीं मिले, तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रोड्यूसर्स एडिटर्स की लाइन तय करते हैं, एडिटर्स एंकर्स की लाइन तय करते हैं और एंकर्स तय करते हैं कि नीचे का रिपोर्टर क्या स्टोरी लाएगा। आपको मज़ा आ गया ट्रेड सीक्रेट जानने में? नहीं मतलब एक्चुअल में इतनी बड़ी जनता है जो आपकी कुछ चैनलों की टीआरपी हाँ, का सामान बन के रह गई है। हाँ। आप देखो, मैं बहुत सालों बाद न्यूज़ लगाई मैंने, तो मैंने देखा कि एक न्यूज़ के बीच में करीब 5 से 7 मिनट के तो एड्स हैं। हाँ, हाँ। तो वही मैंने कहा, इस फील्ड में पैसा बहुत है। वो इसीलिए वो एड्स से ही पैसा आता है। तो इस फील्ड में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह आप यही सुनते रहेंगे कि फलां चैनल लॉस में चल रहा है, ये लॉस में चल रहा है। फिर कोई कॉर्पोरेट हाउस आएगा और उस लॉस को ओवरकम बैकअप करके देगा। उसको खरीद लेगा चैनल को, उसमें तो फिर उस कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ तो कैसे ही खबर चलेगी उस चैनल पे। तो ये है, इस अपनी कमज़ोरियाँ हैं इस माध्यम की, लेकिन ये एक मास मीडियम है। इसको हमको जितना सहेज के रखना चाहिए था। टीवी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप शहर में बैठ के, हम लोग जो इतना थिंक टैंक या जो लोग सोचते हैं, वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि टीवी कहाँ तक इम्पैक्ट करता है। राइट। एक दूर-दराज इलाके में बिल्कुल। बैठे कोई कहीं झुग्गी-झोंपड़ी में अपने टीवी लगा के बैठा है। वो सोचता है जो इस पे चल रहा है ना, वो एक-एक वर्ड सच है। वो उसको सच मान लेता है। तो टीवी मास मीडिया है, इसका इम्पैक्ट बहुत है। उस पे अगर 1 मिनट के लिए भी कुछ चल जाता है, तो देश में कहाँ उसकी क्या हलचल हुई, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो उसको बहुत सहेजना चाहिए था। हमारी सरकारें विफल रही उसको मीडिया को सहेजने में और अपने खिलाफ एक तंत्र को बनाए रखने में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म अलग-अलग शक्ल में हर मीडिया उसको, या कह लें हर सेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मीडिया उससे छूता नहीं रहा है। काइंड ऑफ कह सकते हैं। अब रास्ता क्या है? ये तो इत्तेफाकन सोशल मीडिया का इत्तेफाक नहीं आगाज होता, हो गया। इत्तेफाक नहीं होता। मैंने वही कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर नया रास्ता खुलता है। उससे ये नेचुरल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ऊपर वाला कराता है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको कहो। ये सोशल मीडिया बूम जो आप देख रहे हैं आज के दिन में, अगले 2-3 साल के अंदर मुझे लगता है ये सोशल मीडिया जो है वो मास मीडिया के बराबर आके खड़ा हो जाएगा, उसको बराबर की टक्कर देगा। जितने माइंड्स को आपका टीवी इन्फ्लुएंस करता है, उसके बराबर के माइंड्स को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करेगा। यहीं से रास्ता निकल के आएगा हमेशा। और जब ये होने लगेगा, जब
जब रेवेन्यू जब सोशल मीडिया की तरफ मूव करने लगेगा तो चैनल्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपनी लाइन को करेक्ट करें। तो चीज़ें ऑटो करेक्ट होती हैं। इतनी बड़ी दुनिया अगर बैलेंस के साथ चल रही है तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि कोई तो शक्ति है जो इसको चला रही है, वो ऑटो बैलेंस होती हैं चीज़ें हमेशा। तो आज अब राजनीति ज्वाइन करने के समय कभी मन में संशय नहीं हुआ कि एकदम एक सेटल्ड जॉब छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक किसान आंदोलन उसका रीजन था, या मन में कुछ राजनीति में कंट्रीब्यूट करना या कोई और सपने थे जिनको पूरा करना जरूरी समझा? नहीं देखिए, ये तो मैंने शुरू से बताया, मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है। मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स या तो मैं सॉल्व कर सकूं या उनको किसी तरीके से कोई सजेशन दे सकूं या इन्वॉल्व हो सकूं उनके साथ। अगर सॉल्व भी नहीं कर सकूं तो मुझे बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है। ये इनहेरिटेड होता है आपके अंदर, और ये स्कूल से, कॉलेज से, हर जगह से लगातार चला आ रहा है। वही था मेरे अंदर भी कि अगर यहाँ नहीं कर सकते, जर्नलिज्म में नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, मुझे ध्यान है अभी भी मैं जर्नलिज्म में था तब भी अरविंद जी ने मुझे एक दो बार ये कहा कि कम एंड जॉइन पॉलिटिक्स, यंग लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। तो मैं कहता था कि सर जर्नलिज्म में ही ठीक हूँ। लेकिन अब जब ये पॉइंट आया कि मैंने कहा कि अब आगे ये बढ़ने वाला है चीज़ जर्नलिज्म के अंदर, और हर बार तो अपने आप से नज़र नहीं चुरा पाएंगे कि आज किसान आंदोलन की बात है, कल को कोई और ऐसा मुद्दा होगा, तो हर बार कैसे अपने आप से नज़र चुराओगे। तो फिर मैंने कॉल ली कि नहीं, अब दूसरे फील्ड में काम करेंगे। तो तब तय किया कि पॉलिटिक्स के फील्ड में लोगों के बीच में रह के, लोगों के साथ जुड़ के उनकी समस्याओं पे काम किया जा सकता है। तो मैंने फिर देखा, मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने बीजेपी भी कवर की है, कांग्रेस भी कवर की है, आम आदमी पार्टी भी कवर की है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कवर की है मैंने। तो मुझे ऐसा मौका मिला है कि सारी पार्टीज़ को इनसाइड आउट देखने का मौका मिला है, उनका काम करने का कल्चर, उनका एम क्या है, उनके लीडर्स किस तरीके के हैं। तो मुझे लगा कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आम आदमी पार्टी सबसे अच्छा माध्यम है। अरविंद जी से मैं पहली बार जब मिला था तो आज तक में जो नए जर्नलिस्ट होते थे उनको अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते थे। तो अरविंद जी को मैग्सेसे अवार्ड मिला था उससे पहले ही, तो उनको उस तरीके से बुलाया गया था कि आरटीआई पे अरविंद जी ने बहुत अच्छे काम किए थे और मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और तो उनको बुलाया गया था हमसे मिलने के लिए। तब मेरी पहली मुलाकात थी, 2007 की ये बात है। अच्छा। तो तब मैं पहली बार मिला था। कहाँ मिले थे? आज तक में ही, आज तक के ही स्टूडियो में? हाँ, आज तक के इंस्टीट्यूट में ही वो जो नए जर्नलिस्ट होते थे उन सब से मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता था, कोई पॉलिटिकल हस्ती को, किसी सोशल हस्ती को, इस तरीके से। तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी ट्रेनिंग के दौरान। तब मुझे लगा था कि यार, बैकग्राउंड फिर देखा कि क्या किया अरविंद जी ने, कैसे किया। तो मुझे लगा कि ये तो ऑफिसर थे, तो ये इन्होंने सोशल में रहते हुए, फील्ड में रहते हुए आरटीआई पे भी काम कर लिया, सारी चीज़ों पे काम किया, और मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला। तो उनकी उस चीज़ से प्रभावित हुआ था कि व्यक्ति अगर अपना फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में भी अगर मेहनत करे तो कहीं तक भी पहुंच सकता है। फिर जर्नलिज्म के दौरान तो बहुत बार मुलाकात हुई। मुझे याद है आज भी कि जब बिजली आंदोलन शुरू किया अरविंद जी ने वो नंद नगरी में, तो कोई चैनल शुरू में कवर नहीं करता था। 2012 की बात? हाँ, बिल्कुल शुरू में। तो तब कोई मेन स्ट्रीम चैनल पहले दूसरे दिन कवर नहीं करता था। तब मैंने दिल्ली आज तक ने ये कहा, क्योंकि दिल्ली बेस्ड चैनल था, तो दिल्ली आज तक ने कहा कि हम कवर करेंगे। मुझे कहा गया कि आप जा सकते हैं, कि आप उसमें जाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा उसको कवर करने के लिए। मैंने वो दौर देखा, वहाँ पे लोगों की आंखों में जो उम्मीद थी, जिस तरीके से अरविंद जी ने उसको स्ट्रेच किया, पूरा लगातार चलता गया, आंदोलन चलता गया। फिर एक दिन ऐसा आया 7वें 8वें दिन की सारा मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पे मौजूद था। तो वो चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी, तो मुझे लगा कि जेन्युइन तरीके से अगर कोई बदलने की कुछ कोशिश कर रहा है तो वो यही व्यक्ति है। तो मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित भी था, और जब मैंने ये निर्णय लिया कि अब जर्नलिज्म छोड़ के पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ बट नहीं था कि आम आदमी पार्टी के थ्रू ही आना चाहिए। मैंने उनके पास जाके ये कहा कि नाउ इज़ द टाइम, अब मैं आना चाहता हूँ। आपने पहले कहा, मैं उस वक्त तैयार नहीं था मानसिक तौर से, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और मुझे ये लगा कि क्या होता है कि आप जहाँ रूट से निकल के आते हो, जैसे मैं हरियाणा की बहुत ही एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली से निकल के आया हूँ। हमारी फैमिली में अगर देखेंगे पीछे सारे किसान हैं, मेरे ताऊ जी और बाकी परिवार के जितने भी लोग हैं। तो
ये होता है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आपने तो ग्रो कर लिया, पर जब आप गांव में जाते हो वापस तो देखते हो ना, वहाँ पे फैमिली का, रिलेटिव्स का, गांव के दूसरे बच्चों का क्या हाल है। कोई 12वीं नहीं कर रहा, कोई अगर एग्रीकल्चर कर रहा है तो मैं हमेशा आप उनको परेशानी होते सुनेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वहाँ मेरी मदर तो टीचर थी, फिर वो प्रिंसिपल रहे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स हमने देखे हैं बचपन में, कभी साथ भी चले गए, कभी वैसे हुआ। तो वहाँ किस तरीके की हालत है, वो सारी चीज़ें माइंड में थी कि काम करना है। तो अरविंद जी ने कहा कि तो कैसे करना है, क्या करना है? तो मैंने कहा कि सर अगर मौका मिले तो हरियाणा में वही बदलना चाहते हैं जैसे आपने यहाँ पे बदला और जैसे हमने पंजाब में बदला, तो हम हरियाणा में वो बदलना चाहते हैं, सिस्टम से टकराना चाहते हैं और सिस्टम को बदलना चाहते हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट बदलने तक नहीं, जो बदलाव यहाँ हुए हैं ज़मीन पे वो वहाँ भी करना चाहते हैं। तो एक कॉल था स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए और कीजिए। वहाँ से ये शुरुआत हुई पॉलिटिकल सफ़र की। आइए बैठ के आपके अरविंद जी के साथ जो पहला इंटरेक्शन हुआ आपका इस खास तौर पे आपका पार्टी ज्वाइन करने से पहले, उसको तफसील से एक एक शब्द जितना आपको याद है वो बताइए। डन, ठीक आइए, है। बैठिए जी। तो तफसील से बताइए कि पहला इंटरेक्शन कैसा रहा अरविंद जी के साथ, क्या चर्चा हुई थी? नहीं बिल्कुल, चर्चा जो थी वो बहुत फॉर्मल नहीं थी। पहली चीज़ तो कि मैं बहुत बार मिलते रहे हैं अरविंद जी से और परिवार को भी जानते ही हैं अच्छे तरीके से। तो इनफॉर्मल काइंड ऑफ इंटरेक्शन था कि आपने सर पहले भी कहा है और मैं अब आना चाहता हूँ, अब मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि स्वागत है, और फिर भाभी को भी उन्होंने बताया कि अनुराग आ रहा है पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने भी शुभकामनाएँ दी। फिर चर्चा हुई कि कैसे हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है उसको। वो खुद भी हरियाणा से ही हैं, तो उनका विशेष लगाव रहता है हरियाणा से। तो पूरा जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये भी वार्न किया कि लाइफ आसान नहीं है, और ये तो हम देखते भी आए थे, उन सारे अनुभव देखे हैं अरविंद जी के, संजय जी के और मनीष जी के, सारे अनुभव देखे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि फैमिली के लिए भी चैलेंज होगा। मैं इस मामले में मानता हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, ख़ास तौर पे मेरी वाइफ़, मेरे फादर मदर जो हैं, कभी डिस्करेज नहीं किया। जब मैं इंजीनियरिंग से जब जर्नलिज़्म की तरफ जा रहा था, तो भी कभी डिस्करेज नहीं किया कि एक बार क्वेश्चन ज़रूर किया कि ये क्या करने जा रहे हो? और जब अब मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो फिर बस इतना ही कहा कि सोच लिया अच्छे से, तो मैंने कहा कि हाँ, सोच लिया अच्छे से। तो उसके बाद सपोर्टिव रहे, मुझे लगता है। तो एक परिवार जैसा ही है, अरविंद जी के साथ भी परिवार जैसा ही है। तो जब उन्होंने जब ये कहा कि परिवार से भी एक बार पूछ लो, चर्चा कर लो, तो उनको थोड़ा-सा जो होता है ना, अपने किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी चिंता होती है, तो उनको ये था। तो मैंने पूछा परिवार से, सबसे चर्चा की और फिर इस बात पे सहमति बनी कि हाँ, ठीक है, अगर सेवा करनी चाहिए, अगर कर सकते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। और फिर मुझे ये भी लगता है कि आप आम आदमी पार्टी में देखो ना, किस-किस फ़ील्ड से कौन-कौन लोग आए। ये कभी मुझे नहीं लगता कि कभी सौरभ जी ने, मनीष जी ने, कभी संजय जी ने कभी ये सोचा होगा कि आके पॉलिटिक्स में इस जगह पे आतिशी जी ने, देखो सब अलग-अलग फ़ील्ड से कहीं-कहीं से आए, सत्येंद्र जी, और वो कुछ दे रहे हैं पॉलिटिक्स को। जब आप अलग-अलग फ़ील्ड से जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, तो पॉलिटिक्स में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, पॉलिटिक्स में कुछ नया लेके आएँगे। लेकिन अगर आप उसी ढर्रे पे हैं कि एक राजनीतिक परिवार से हैं, फिर उसका बेटा भी राजनीति में आ गया, फिर उसका बेटा राजनीति में आ गया, या पहले से राजनीति कर रहे हो, राजनीति में ही आ गए, तो आपने दिया क्या? राजनीति में नया क्या लेके आए आप? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की असली स्ट्रेंथ यही है कि हर फ़ील्ड से व्यक्ति अपना फ़ील्ड छोड़ के राजनीति में आ रहा है। तो ये कलरफुल पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की। हर कलर है उसके अंदर, हर एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर, हर कोई अपना एक्सपीरियंस लेके आता है अपने फ़ील्ड का, उसको राजनीति में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हम देख रहे हैं सब जगह पे। लेकिन आपने कितना समय लिया ये डिसीजन लेने में? मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया। मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरा माइंड बनता है किसी चीज़ के लिए, और जब वो बनता है तो वो बन जाता है, फिर मैं उस पे फ़र्म होता हूँ बहुत। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जर्नलिज़्म छोड़ना है, तो फिर मैंने कोई कोई ज़्यादा अंतराल नहीं था, 10-15 दिन के अंदर ही मैंने ये तय किया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, और मैं पॉलिटिक्स के ज़रिए लोगों के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता हूँ, उनकी समस्याओं में साथ जुड़ भी सकता हूँ, संघर्ष भी कर सकते हैं, सिस्टम भी बदल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो बार-बार मेरे ज़हन में रहती थी कि ये करना है, सिस्टम कैसे बदल सकते हैं।
लोगों से ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे केटर हो रही थी। मुझे ये निर्णय लेने में ज़रूर थोड़ा-सा मैंने एक बार ज़रूर सोचना चाहा ये कि अगर पॉलिटिक्स में जाना है, तो किस पार्टी के माध्यम से जाना चाहिए? क्योंकि मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कवर की थी, सब पार्टीज़ के लीडर्स अच्छे फ्रेंड्स भी हैं कई सब पार्टीज़ में। तो फिर मैंने एक बार राउंड 2 करके देखा। आम आदमी पार्टी को मैंने काफ़ी कवर किया, मेरा अनुभव भी है, अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक राउंड 2 करके देखा कि आप जब किसी फ़ील्ड में जा रहे हो तो रेकी ज़रूर करो। तो मैंने जब देखा कि सारी पार्टीज़ को सोचा, उनकी विचारधारा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, कहाँ कैसे लीडर्स हैं, सारी चीज़ें देख परख के मैं फुली कन्विंस था कि मुझे आम आदमी पार्टी के साथ पॉलिटिक्स करनी है। यहीं से शुरू करनी है और यहीं पे सिस्टम बदल के यहीं अंत तक पॉलिटिक्स को लेके जाना है। और दूसरा, मैंने लाइफ में हमेशा मेरा एक उसूल रहा है, मैंने चाहे मेरा बॉस कोई भी रहा, मतलब चैनल में भी ऐसा हुआ, कंपनी में भी ऐसा हुआ कि मेरा इमीडिएट बॉस कोई भी हो, मैं जिसको मुझे लगता है वो मुझे कुछ नॉलेज दे सकता है, जिससे मुझे लगता है मैं इंस्पायर हो सकता हूँ, मैंने उस आदमी को बॉस माना। मैंने फिर उसके बाद परवाह नहीं की कभी किसी फ़ायदे नुकसान की। प्रोफेशनल लाइफ में होता है कि आप इमीडिएट बॉस को ऐसे करोगे तो ये होगा, वो होगा। मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं अरविंद जी से सही मायने में प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था। मुझे इंस्पायर करते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ जी है, मुझे इंस्पायर करते हैं। तो मेरी अटूट श्रद्धा है उन पे कि ये जो रास्ते पे चल रहे हैं ये बिल्कुल सही है और इसको फॉलो करके सही रास्ते पे चला जा सकता है। तो उस नाते से मैं बहुत कन्विंस था जब मैंने जॉइन की पॉलिटिक्स, और कोई लुक बैक नहीं होगा। ये एक बहुत फर्म डिसीजन था कि अब आ गए हैं इस रास्ते पे तो अब मंजिल तक जाएँगे, अब बीच में कोई लुक बैक नहीं होगा। कुछ दोस्तों से सलाह हुई थी उसके बाद? बहुत दोस्तों से बात हुई उस दौरान। कुछ ने कहा कि अच्छा है तुम्हारा नेचर है लोगों में मिलने-जुलने का, तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि नहीं यार क्या कर रहे हो? बना-बनाया करियर छोड़ के जा रहे हो जर्नलिज़्म में, सही नहीं रहेगा। कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, वो तो जानते थे कि मेरा नेचर क्या है, तो ज़्यादातर ने ये एनकरेज किया, बोले तुम जिस फील्ड में जाओगे यू विल डू इट, तो कर लोगे तुम। सब तरह का मिक्स्ड रिएक्शन था। पर डिसीजन अल्टीमेटली आपको लेना होता है, क्योंकि आगे जो भी होगा डिसीजन लेने के बाद, कोई ये नहीं कहने आएगा कि किसकी सलाह पे किया था। वो सारा ओनस आपका है और इसलिए जब एक बार डिसीजन लिया तो फिर उसको ओन करना चाहिए। अच्छा है, बुरा है, सब कुछ आपका है। तो मुझे लगता है कि मेरा अच्छा डिसीजन था। अब मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो मुझे लगता है मेरा अच्छा डिसीजन था। मैं उसको अपने उस डिसीजन को, उस मोमेंट को चेरिश करता हूँ। फैमिली में कौन-कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है, बेटा है, छोटी सी गुड़िया है, अभी 1 साल की हुई है। अच्छा। तो और मेरे माताजी, पिताजी हैं, तो बहन है, मेरी सबसे बड़ी बहन है हमारी, और फिर मुझसे बड़े एक भाई है, मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में। तो उनकी फैमिलीज़ हैं आगे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली है और तो सब वाइफ ने रिश्ते सपोर्ट किया डिसीज़न के लिए? पूरा सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि डिसीजन में सपोर्ट करने से ज़्यादा उसके बाद जो हम ये लाइफ जी रहे हैं, हुँ, उसको सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात बहुत होती है। बड़ी बात। तो मुझे लगता है कि सौभाग्यशाली हूँ कि हर कदम पे सपोर्ट किया। जैसे जब जर्नलिज़्म भी करते थे तो मैंने पहले दिन जब हमारी शादी हुई, तो जब पहली बार बात हुई शादी से भी पहले, तो मैंने पहले दिन कहा था कि मैंने जीवन में कभी कोई रिश्वत का या 2 नंबर की कमाई कभी 1 पैसा भी मैंने लिया नहीं और ना ले पाऊँगा, मेरा नेचर नहीं है ऐसा। तो वो फाइनेंशियली हो सकता है कई बार हम क्राइसिस की लाइफ़ जिएँ। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने ये कहा कि तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँगी कि कभी घर पे कोई 1 पैसा भी अगर इस तरीके का आए तो। तो मुझे लगा कि उस जर्नलिज़्म की लाइफ़ में भी और आज भी उन्होंने ना सिर्फ़ मेरे इस उसूल को सपोर्ट किया, बल्कि अच्छा-बुरा जो भी समय आया, पूरा सपोर्ट मुझे वहाँ से मिला। पेरेंट्स से हमेशा एनकरेजमेंट मिला। मैं कई बार बोलता हूँ, मैं जब हम ऐसे कोई लाइट मोमेंट में बैठे होते हैं, तो मैं पापा को थैंक्स करता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ पे भी हमारे एक प्रोफ़ेसर होते थे, मेरे डिपार्टमेंट हेड। इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट हेड का मतलब आप समझ सकते हो कि आपका करियर सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे कि किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करें। और
कई बार मेरे फादर से आर्ग्यूमेंट भी हुआ उनका, मुझे तो एज ए स्टूडेंट बोलते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट में, अपना काम करो, ये करो। मेरे फादर हमेशा से ये बोलते थे कि नहीं, आपको ऑल राउंड पर्सनैलिटी होना चाहिए, आप स्पोर्ट्स में, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जितना लिटरेरी इवेंट्स में जा सकते हो जाना चाहिए। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। उसके कुछ नुकसान भी एजुकेशन के टाइम पे होते हैं, आप डिपार्टमेंट हेड के साथ अगर आपका इस तरह की ट्यूनिंग हो जाए तो। लेकिन फैमिली से सपोर्ट मिला, उसकी वजह से हैं जो कुछ भी आज हैं। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाला समय हम भी समझते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन इस सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, ये पता है। क्या चैलेंजेस देखते हैं आप? हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी एस्टेब्लिश है? क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? अभी हाल ही में कुछ इंसिडेंट भी हुआ कि काफ़ी चर्चा हुई उस पर, एटलीस्ट मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया कि एक आम आदमी पार्टी की लीडर, उनके शायद कुछ फैमिली मेम्बर के साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने छोड़ दिया। कैसी रहती है राजनीतिक लाइफ, और हरियाणा में पार्टी का क्या फ्यूचर देखते हो आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये भी जर्नलिज्म की तरह 24 आवर्स है, सबसे पहली बात तो, कि आपका कॉल टाइम नहीं पता आपको, और आपको एंड टाइम भी नहीं पता है आपका। फैमिली का बहुत टाइम कट करके आप सोसाइटी को देते हो, आप लोगों को देते हो। अ, तो मुझे लगता है कि एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि आप जिन लोगों से टकरा रहे हो, वो चाहते नहीं कि सिस्टम चेंज हो। जो कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लिए। जहाँ जिसको पैसा बनाना है, बना रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता है। जब मंत्री बने हैं, बड़े-बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं। जो ऑफ़िसर जिस जगह पे हैं, वो भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, सब सिस्टम फिक्स है। आप उसको डिसरप्ट कर रहे हो। जहाँ-जहाँ आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, वो उस सिस्टम को छेड़ रही है, डिस्टर्ब कर रही है। जब आप सेट सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो, सारी फोर्सेस आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। वो आपको किसी भी राजनीति में हम एक मज़ाक करते थे जब जर्नलिज़्म में थे, कि अगर आपको आपके बारे में कुछ नहीं पता है ना, तो खुद भी पता नहीं है अपनी लाइफ़ के बारे में, तो आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको पता नहीं कहाँ से क्या-क्या वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएँगे, क्या-क्या निकाला जाएगा, आपके खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा, आपको ख़त्म करने की साजिशें होंगी। अ, सब तरीके की चीज़ें होंगी, ये चैलेंजेज़ हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत एनर्जी है, और ये रीज़न था कि मैंने अरविंद जी को खुद ये कहा था कि हरियाणा पे हमको काम करने की बहुत ज़रूरत है। जब अन्ना आंदोलन भी हुआ, या उसके बाद पार्टी भी बनी, सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स अगर दिल्ली के चुनाव में भी कोई काम करने आता था, तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स थे। आज भी मैं किसी गाँव में जाता हूँ, वहाँ कोई सभा होती है, तो एक कोई साथी वहाँ जेब में पुरानी सी पर्ची लेके जेब से निकालता है, बोले देखो 2013 से जुड़ा हुआ हूँ मैं पार्टी से। बट वो एक्टिव नहीं था बीच में। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक-एक गाँव में जाके उन पुराने सब कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, इकट्ठा करना है। लोगों के पास दिल्ली और पंजाब में जो कुछ हम कर रहे हैं, नेचुरली जा रहा है। हरियाणा में कई बार ऐसा होता है कि गाँव के लोग हमको ये बताते हैं, जी पंजाब में तो ये हो रहा है, ये तो होना चाहिए हरियाणा में भी। तो नेचुरल फ्लो तो है ही इन्फॉर्मेशन का। हमको भी उन चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाना है, और इनाम मिलने शुरू हो गए हैं। 2 केसेस तो चल रहे हैं अभी हरियाणा में। तो आप कुछ प्रोटेस्ट करो, कुछ भी करो, आपके 2 धाराएँ फालतू जोड़ के आपके ऊपर केस किए जाएँगे। पुलिस बहुत बर्बरता के साथ व्यवहार करती है कि किसी तरह से ये अगली बार आए ना दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लिए। बट ये चैलेंज है, ये लाइफ़ है जो हमने एक्सेप्ट की है, और पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपने कहा कोई अभी हमारे कोई साथी छोड़ के चले गए पार्टी। देखो, हम तो, मैं बार-बार ये कहता हूँ, हम बिल्कुल आम लोग हैं, सिंपल लाइफ़ जीने वाले लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स की तरह पॉलिटिक्स नहीं करते, हम सामान्य व्यवहार से करते हैं। जो हमारे परिवार में आया, उसको सब सम्मान दिया, सब कुछ किया। अब वो उनकी किस्मत है। पंजाब में भी आप देखो ना, कितने लोगों ने, उनके नसीब में नहीं था कि वो सिस्टम बदल सकें गवर्नमेंट में आके। अब उनकी किस्मत है कि उनको गवर्नमेंट में नहीं आना था हरियाणा में, हम कुछ नहीं कर सकते। लोग आम आदमी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएँगे हर हालत में, मेरा अटूट विश्वास इस चीज़ को लेके है, क्योंकि पूरी फैमिली, पूरा सर्कल, मैं वहाँ का लगातार हरियाणा को देखता रहा हूँ लगातार। वहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा वैक्यूम। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक विकल्प आना चाहिए। उस मायने में बहुत ग्रीन ग्राउंड है हरियाणा के अंदर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी थर्ड गवर्नमेंट हरियाणा में बनेगी आम आदमी पार्टी की। बहुत सुंदर। अभी संगठन लेवल पे क्या काम चल रहा है? कैसे काम होता है? हरियाणा में संगठन कंप्लीट है हमारा। गाँव के लेवल तक, गाँव में हमने 21-21 मेंबर की कमेटी गाँव के अंदर बना दी है, सब गाँव में हरियाणा के। और
कई बार हम चैलेंज करते हैं तो कांग्रेस के और बीजेपी के कई जो साथी हैं वो बोलते हैं कि अरे यार ऐसे ओपन में तो मत बोला करो। मैं कई बार बोलता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के लीडर को बुलाइए मेरे साथ स्टेज पे और किसी भी एक गांव का नाम लीजिए हरियाणा के, हम वहाँ पे अपने 21 मेंबर के नाम बताएंगे और इनसे इनके पूछिए। तो वो कई बार घबराते हैं कि यार ऐसे तो ओपनली ऐसे क्या बोलते रहते हो। तो संगठन के लेवल पे हम लोगों ने जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट कर लिया। हम गांव में संगठन है, जिले पे संगठन है, ब्लॉक पे संगठन है, सर्कल 5-5 गाँवों का बना दिया है। प्रदेश का संगठन, प्रदेश कार्यकारिणी बन गई है। तो संगठन का लेवल कंप्लीट हो गया। अब हमको पॉलिटिकल कैंपेन्स हरियाणा के अंदर करने हैं, लोगों तक पहुँचना है। वो अब काम चालू हो गया उस पे और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी एक महारैली जिसको कहते हैं हरियाणा के इतिहास में शायद ना हुई हो, ऐसी हम रैली अरविंद जी की करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। अभी कुछ दिनों से आप बदलाव यात्रा में शरीक थे, वो क्या है बदलाव यात्रा, एक बहुत कैसे अच्छा ट्रांसफर था? कॉन्सेप्ट था कि लोग हमसे पूछते भी थे कि ये यात्रा तो कांग्रेस वाले भी निकाल रहे थे अभी पिछले दिनों में, अभी फिर शायद शुरू कर रहे हैं। बोले ये बीजेपी वाले भी कोई 52-55 यात्राएं हरियाणा हरियाणा में चल रही हैं बीजेपी की, तो बोले ये भी निकाल रहे हैं, बाकी पार्टी भी निकालती है, तो आपकी यात्रा अलग कैसे है? तो आई यूज टू आस्क, मैं पूछता हूँ लोगों से गांव में जाके भी कि भाई कांग्रेस क्यों निकाल रही है यात्रा? 25 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज हरियाणा में रहा है, तो जो भी वो करना चाहते थे, जो भी बदलाव करना चाहते थे, स्कूल अच्छे, अस्पताल अच्छे, बिजली, पानी, जॉब्स जो भी करना चाहते थे कर लेते। 25 साल कम थोड़ी होते हैं। दिल्ली में तो हमारी सरकार 8-9 साल से ही है और उसके बावजूद देखो क्या काम हमने यहाँ करके दिखाए। तो वो भी कर सकते थे। तो उनका यात्रा निकालना मतलब पॉलिटिकल स्टंट है। बीजेपी क्यों यात्रा निकाल रही है? उनका तो सीएम है, वो तो बैठे हैं आज के दिन सरकार में, जो करना है कर लो, एक साइन करो, डिसीजन लो और इम्प्लीमेंट कर दो। तो यात्रा निकालने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब वो भी पॉलिटिकल स्टंट है। हम यात्रा इसलिए निकाल रहे थे, ये बदलाव यात्रा जो निकाली, 4 अलग-अलग यात्राएं निकाली, प्रदेश की 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। हम लोगों को ये कह रहे थे कि ये पार्टी-वार्टी बदलने से काम नहीं चल रहा, अब सिस्टम बदलना पड़ेगा और एक ऐसी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो कॉमन मैन की गवर्नमेंट है। जैसी दिल्ली में है, पंजाब में है, तो हम उनको सिस्टम चेंज के लिए इंस्पायर करने के लिए बदलाव यात्रा निकाल रहे थे। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पूरे हरियाणा के अंदर था। पहली ऐसी एक्सरसाइज थी जो हमने 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर की और अच्छा सपोर्ट मिला हमको पूरी बदलाव यात्रा में। मुझे लगता है ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है कि ये यात्रा की वजह से हमारा जो ग्राफ 2-4-5% ऊपर उठा, तो उसकी वजह से थोड़ी घबराई हुई थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसलिए ये सब साजिशें होती हैं, किसी को तोड़ लिया, किसी को ले गए, किसी को पार्टी से जॉइन करा लिया। एक हमारे साथी हैं पार्टी में ही, वो कहते हैं कि एक वो एक्सप्रेस गाड़ी चली है चंडीगढ़ से, उसमें कोई चढ़ेगा, कोई उतरेगा, पर गाड़ी तो आगे स्टेशन पे पहुँचेगी पहुँचेगी, उसको तो नहीं रोक पाएगा कोई भी। तो ये गाड़ी चल रही है, इसमें कोई चढ़ेगा, कोई उतरेगा, किसी के नसीब में है लोगों की सेवा करना, किसी के नहीं है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जब संगठन मज़बूत होता है आपका। तो आम आदमी पार्टी चन्नी साहब को किसने हराया पंजाब में, शायद कोई नाम नहीं बता पाएगा। अमरिंदर सिंह को किसने हरा दिया, कोई नाम नहीं। सिद्धू साहब को हरा दिया, बादल साहब को हरा दिया, कोई नाम भी नहीं बता सकता। लीडर थोड़ी थे वो, आम आदमी थे। तो इसलिए लीडर्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लीडर हमारे पास एक हैं, अरविंद केजरीवाल। उसके बाद संगठन से फ़र्क पड़ता है, संगठन हमारा बहुत मज़बूत है हरियाणा में। तो हरियाणा की राजनीति में ना जब भी जिक्र किया जाए हरियाणा की राजनीति का, तो जाट राजनीति पे बहुत बात होती है। आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, देश भर का किसान इकट्ठा हुआ, साथ साथ जाटों ने उसमें खासा समर्थन दिया। तो जब हम जाट राजनीति की बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो बीजेपी है उसने सारे ओबीसी समाज को साथ लिया एक तरह से। आपकी वहाँ जातिगत जो समीकरण है उसको आप कैसे देखते हैं देखिए, हरियाणा में? मैं कई बार ये बात बोलता हूँ और लोग कहते हैं कि आप ये बात जो बोलते हो सही बोलते हो। मैं कई बार गाँव में जाके जब लोगों से बात करता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ, मैंने कहा मुझे हँसी भी आती है और दुःख भी होता है और शायद आप भी सोचोगे तो आपको लगेगा। मान लो मैं जिस जाति में पैदा हुआ, मैं उसको रोज़ जीता हूँ। हमारे जो संस्कार, विधि-विधान हैं, वो सब उसी के अनुसार करते हैं। आप जिस जाति में पैदा हुए, आप उसको जीते हो, पैदा हुए हो उसमें। ये तो हम नहीं बदल सकते जो पीछे से चला आ रहा है। तो आप जिस जाति में पैदा हुए, जिसको रोज़ जी रहे हो, उसको कोई दूसरा आदमी बाहर से आके आपको बताएगा कि आप इस जाति के हो, इस पार्टी को वोट दे दो, इस जाति को इस पार्टी को वोट दे दो। ये सब पॉलिटिकली क्रिएट की गई चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये जो जातिगत तौर पे लोगों को बाँटना एक पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा था। हरियाणा के अंदर कभी नहीं हुआ था ये पहले, कभी नहीं हुआ था पहले जब से हरियाणा बना। मुझे याद नहीं आता कि ऐसे हिंसक कोई तरीके से टकराव हुआ हो जातिगत आधार पे या धर्म के आधार पे।
बीजेपी ने दोनों कोशिश की, पहले जातिगत आधार पे कोशिश की, अभी ये नूह में आपने देखा ये धार्मिक आधार पे बांटने की कोशिश की। ये चैलेंज है लोगों के सामने भी कि लोग इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मुझे कोई ऐसी जाति नहीं पता जिसके बच्चे को पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी जाति मैं नहीं जानता जिनको बिजली नहीं चाहिए, कोई ऐसी जाति नहीं, कोई भी हो, एबीसी, जाट है, नॉन जाट है, ओबीसी है, कुछ भी है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको बिजली, पानी, स्वास्थ्य ये सुविधाएं नहीं चाहिए। फिर या तो आप कोई नियम बता दो, मैं तो ओपनली पूछता हूँ, या तो कोई नियम बता दो भाई इस बार हम जात के नाम पे ही वोट देंगे चलो। लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी जीतेगी वो एक ऐसी सड़क बनवा देगी पूरे हरियाणा में से, कोई एक सड़क ऐसी जिसपे सिर्फ मेरी जाति के लोग चलें, बाकी नहीं चल पाए? ऐसा हो सकता है? संभव है? नहीं हो सकता। कोई बिजली की योजना ऐसी होगी भाई एक जाति को मिलेगी दूसरी को नहीं मिलेगी। तो ये जातिगत आधार पे जो राजनीति है ये मिथ है, और ये मिथ लंबे समय में पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको इसके अंदर खाद पानी डाल डाल के इसको गार्नर किया, इसको बड़ा किया है, लोगों के जहन में बिठा दिया है इसको। अब इस मिथ को तोड़ने का टाइम आ गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के स्कूलों के अंदर जब बच्चे एडमिशन लेते हैं कोई जात नहीं पूछता, अस्पताल में जब इलाज होता है कोई जात नहीं पूछता, सबके लिए होता है। हरियाणा में भी यही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि, और ये इनके बस की बात नहीं है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के कि ये इस कास्ट के मिथ को तोड़ सकें। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि हमारे पास जब पार्टी में कोई व्यक्ति आता है, अरविंद जी अभी रोहतक में आए थे तो उन्होंने कहा था ये जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स इनका बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी जाटों की भी पार्टी है, नॉन जाटों की भी पार्टी है, सबकी पार्टी है, हर आम आदमी की पार्टी है। इसलिए हम जब काम करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया कास्ट नहीं होती, हम जब काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके लिए हो जाता है। तो ये इन्होंने बैरियर्स क्रिएट किए हैं, चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, इन बैरियर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट यंग जनरेशन जो है, 25 लाख बेरोज़गार हैं हरियाणा के अंदर, किस कास्ट के कितने हैं कैसे पता चलेगा? सारे ही बेरोज़गार हैं। कोई युवा, आप वहाँ पे 25-26 लाख बच्चे 12वीं तक के स्कूलों में अगर देखें तो हरियाणा में हैं, उनमें से 18 लाख बच्चे 12th ही पास नहीं कर पाते कभी। मतलब नंबर्स आर लाइक कि आपका दिमाग घूम जाएगा सुन के। 26 लाख बच्चों में से 18 लाख बच्चे 12th ही नहीं पास करते, तो किस कास्ट के नहीं करते? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सारे ही नहीं कर पाते। जो 12th नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा फ्यूचर में जाके, आप खुद सोचो। तो एक ऐसा यूथ तैयार कर दिया हरियाणा के अंदर कि मैं बोलता हूँ कई बार कि बारूद के ढेर पे बैठा है हरियाणा। 25 लाख जहाँ बेरोजगार हो, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, थोड़ी डायरेक्शन चेंज हुई, बर्बाद हो जाएगा पूरा प्रदेश। तो इसलिए इसको संभालना है, बहुत कसक है मन में इस बात को लेके, इसको संभालेंगे। ये कास्ट पॉलिटिक्स को अगर कोई तोड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी तोड़ सकती है। मैंने बहुत लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछा, लेकिन इससे सुंदर जवाब आज तक मुझे नहीं मिला जिस तरह से आपने इसको समझाया है। एंड आई थिंक यदि ये युवा समझ जाए, समय से समझ जाए, तो जैसे आपने कहा कि बारूद के ढेर पे तिल्ली लगाने से बच जाएगा, और समझ जाएगा समय पे कि देश को डेवलपमेंट, एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की रास्ता उसको लग सकता है कि मेरे ज़िले के अंदर फलाना नेता है जो ऐसी राजनीति करना चाहता है, वो उसको वोट दे दे। और यदि उस नेता की समझ है तो वो उस पार्टी को चुने जो ऐसी राजनीति करना चाहती है। बिल्कुल रास्ता बनेगा, बिल्कुल रास्ता बनेगा। मैं इस बारे में होपफुल हूँ। मुझे लगता है कि इसमें किसी यूथ का कोई कसूर नहीं है, किसी कास्ट का कोई कसूर नहीं है। आप उनके पास जो फीड करते आए आज तक वही उनके दिमाग में है। तो आप अभी तक वहाँ कांग्रेस फीड करती थी, बीजेपी फीड करती थी, कांग्रेस एक कास्ट की पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी अलग कास्ट को लामबंद करती है, वो वही फीड करते थे, उसी के अनुसार उनको सब कंटेंट मिलता था, वो वैसी सोच रखते थे। हम उनको समझा रहे हैं, हम उनको ये बातें बता रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं कास्ट देख के नहीं आती हैं, ये सारी सुविधाएं हर आदमी को चाहिए, हर घर में चाहिए। और जब एक बार ये सब आ जाएंगी तो आप देखिएगा कि ये कास्ट के डिफरेंसेस अपने आप कम हो जाएंगे। ये कास्ट डिफरेंसेस यहीं से जनरेट होते हैं जब आपके पास कमियां होती हैं, जब आप रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में, जब गुस्सा होता है लाइफ में, तो ये बाकी चीज़ें उभरनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ये मर्ज हो जाएंगे। आपने कहा किसान आंदोलन, कोई किसान आंदोलन किसी कास्ट का आंदोलन थोड़ी था। जब हमारे अभी एक कोई खिलाड़ियों को भी कास्ट में बांट दिया था, अभी ये पीछे जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई खिलाड़ी जब जीता था तो उस टाइम तिरंगा जब ओढ़ के वो नेशनल एंथम जब बजता है, सब तालियां बजाते हैं,
सब ये बल्कि वो जातियों के कई सारे भेद को पार करके वहां पहुंचा होगा। यस बिल्कुल। और जब वो जीतते हैं तो तब तो कोई कास्ट नहीं देखते हम, तब तो टीवी पे हम कहते हैं अरे वाह जीत गए आज जीत गए। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग, मुझे याद है आज भी, दिल्ली की सड़कों पे हुजूम था। किस कास्ट के लोग निकले थे? सारे लोग आए थे। तब तो हम उसमें प्राइड फील करते हैं। और जब उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको कास्ट के बैरियर में बांध दोगे। इसी तरह से किसान आंदोलन को भी कास्ट का लेबल लगाने की कोशिश की गई। सारे लोग थे, जो भी खेती करता है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, वो सारे लोग उसमें शुमार थे। उसमें सारी कास्ट के लोग थे। कोई किसी कास्ट का व्यक्ति ज़्यादा खेती करता होगा, ज़्यादा संख्या में होंगे, किसी का कम करता था, कम संख्या में होंगे, लेकिन सारे उसके अंदर मौजूद थे। ये मिथ है, इस मिथ को हवा दी गई है, इस मिथ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप एक नेता के तौर पे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपके ऊपर ये लेबल ना लगे कि आप एक जाट नेता हैं, नहीं, या आप सिर्फ जाटों के नेता हैं? हमने तो मैं तो सच बताऊं कि मैंने तो कभी लाइफ में कभी मेरे व्यवहार में या मेरे कामकाज करने के तरीके में कोई व्यक्ति कभी मुझ पे ये उंगली नहीं उठा सकता। मुझे इस बात का फ़क्र है, मुझे अपने माँ बाप द्वारा दी गई शिक्षा का, उनके द्वारा समझाई गई चीज़ों पे फ़क्र है कि कोई कभी ये नहीं कह सकता कि किसी के प्रति इनका व्यवहार सही नहीं था या किसी के प्रति ये बायस्ड हैं। मैं इंसान है मेरी नज़र में। और हम बहुत करीबी से, मेरी क्लोज़ टीम में भी अगर आप देखोगे तो वो गुलदस्ता है। एक तरीके से आप, मैं आपको कभी मिलवाऊंगा अपनी एक टीम से जो काम करते हैं हमारे साथ। कोई कास्ट ऐसी नहीं है जिसका आदमी उसमें नहीं होगा। वो एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते की खूबसूरती इसी में है कि वो सारे लोग साथ में हैं। तो मुझे नहीं फील होता कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है इसके लिए। मैं जैसे जीता हूँ मैं वैसे ही जीता हूँ। और वो मेरा बिल्कुल साफ स्वच्छ जीवन है। उस पर कोई इस बात पे उंगली नहीं उठा सकता कि ये कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर, कभी नहीं की, कभी नहीं किया। बहुत सुंदर। आपने जिन रेसलर्स का जिक्र किया, देश इस समय उस आक्रोश से गुजर रहा है कि हर पुरुष, हर महिला ये देख रही हैं कि जो देश के रेसलर्स के साथ हो रहा है, तो एक आम व्यक्ति कितना वल्नरेबल होगा यदि वो इस राजनीति को, और खासतौर से आप लोग नेता जो विपक्ष की राजनीति इस समय कर रहे हैं। बीजेपी ने भी विपक्ष की राजनीति सालों की, मुझे नहीं लगता कि किसी विपक्ष के नेता के साथ ये हाल हुआ हो जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ हो रहा है और दूसरी पार्टियों के लीडर्स के साथ भी हो रहा है, और उन लोगों के साथ हो रहा है जो राजनीति, इनकी राजनीति में हवन नहीं करते हैं, इनकी राजनीति का हिस्सा नहीं बनते हैं। चाहे वो कल रेसलर हो सकते हैं, परसों वो कुछ और थे। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो रेसलर्स हैं, क्या आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई का हिस्सा है, और है तो किस तरह से? देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं जो आपने सवाल पूछे। एक तो आपने पूछा रेसलर्स वाली बात, तो मुझे नहीं लगता रेसलर्स को कोई पॉलिटिक्स से लेना-देना है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, नहीं आएगा आपके पॉलिटिकल डोमेन में, नहीं आएगा वो आपको कुछ सवाल करने के लिए। लेकिन आप उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहे हो। आप जब कोई खिलाड़ी जीत जाता है, तो उसको बड़े-बड़े अवार्ड्स देते हो और उसको कहते हो मैं इतने करोड़ दे दिए, फिर कोई सीएम फ़ोटो खिंचवाएँगे उनके साथ, पीएम फ़ोटो खिंचवाएँगे उनके साथ। जब वो खिलाड़ी बन रहा था, जब उसके माँ-बाप ने ज़मीन बेच दी अपनी, जब घर बेच दिया, गिरवी रख दिया, तब जाके उसकी डाइट पूरी कर पाए, ट्रेनिंग पूरी कर पाए, तब सरकार कहाँ थी? तब तो सरकार ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब वो एक मुकाम तक पहुँच चुके हैं, देश का नाम रोशन किया, अपने दम पे किया और उसका रिवॉर्ड तो ले रहे हो। लेकिन अगर वो सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, तो आप उनको कास्ट का उस पे लेबल लगा देते हो, आप उसको बोलते हो ये फलानी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी अगर आप देखें तो मुद्दे के तो पूरी तरह साथ है और इनको सिर्फ सपोर्ट करना इस मुद्दे का हल नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पहलवान धरने पे बैठे हैं, इनको सपोर्ट करने जो जा रहा है वो इनके साथ है ना। इनका मांग क्या है? इनकी मांग, कोई एक ऐसा स्टेट मुझे बताइए जिसने, जैसे दिल्ली ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लाया, कोई स्टेट लेके आया क्या? इनकी मांग ये है कि जब हम कुछ सीख जाएं, जब कुछ बन जाएं, तो हमारे पास माध्यम होना चाहिए दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग देने का। उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता किसी तरह का। इनकी जैसे पंजाब में हम जो स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये है कि 4 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा बच्चे को, स्टेडियम के लिए भी, कोच के लिए भी, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी। 4 किलोमीटर के दायरे में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो और कुछ खर्चा भी मिल रहा है, और महीने खाने का। पीने का जो डाइट का खर्चा है वो भी मिलेगा। वंडरफुल पॉलिसी। आपको जब आप बन रहे हो प्लेयर, तब आपको क्या सपोर्ट मिला वो मायने रखता है। तब आप ये कह सकते हो हमने बनाया ये प्लेयर। लेकिन अगर कोई प्लेयर बन जाए और उसके नाम पे पॉलिटिक्स भी कर ली, अपने घर बुला के खाना भी खिला लिया, तब तो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि विनेश मेरे परिवार की बेटी है, ये है, वो है, और फोटोज खींचे जाते थे उनके फोटो जीतने खींचे के जाते बाद। थे, सब कुछ किया जाता था। आज आप उनको जंतर मंतर पे लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया आपने उनको। ये
पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। आम आदमी पार्टी दोनों तरह से कॉन्सेप्चुअली भी इनके साथ है, पहलवानों के साथ है, और जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए ताकि आगे ये शिकायतें ना आए। अगर इनकी अगली जनरेशन भी पहलवानों की जंतर मंतर पे बैठी मिली तो फिर क्या किया? फिर तो कुछ भी नहीं किया। तो हम वो काम भी कर रहे हैं कि अगली जनरेशन को यहाँ आना नहीं पड़े। और ये सिर्फ पहलवान नहीं है, ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर के आंगन को लांग के, अपने समाज के दायरों को लांग कर एक मुकाम तक पहुंच रही है। हर फील्ड में ये झेलना पड़ रहा है महिलाओं को। मैं आपको सही बताऊं, मैं हरियाणा का एग्जांपल दे सकता हूं कि संदीप सिंह हैं मंत्री हरियाणा के, और उनके ऊपर एक जूनियर कोच महिला को उन्होंने घर बुला के उसके साथ छेड़छाड़ की, उस दुष्कर्म की कोशिश की, शर्मनाक। और एफआईआर फाइल कराई उस महिला ने चंडीगढ़ में। उस पे जांच हुई, एफआईआर पे सबूत मिले, चार्जशीट फाइल हो गई उसके ऊपर। लेकिन बीजेपी ने अभी भी संदीप सिंह को मंत्री बना के रखा हुआ है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया हुआ है हरियाणा के अंदर। तो कौन बाप अपनी बेटी को खेलने के लिए भेजेगा भाई? कौन बाप किसी भी खेल के अंदर अपनी बेटी को भेजेगा? बिल्कुल नहीं अगर भेजेगा। उनको ये पता है कि बाहर ऐसे वैशी लोग बैठे हुए हैं और उनको जो सत्ता में जो पार्टी है वो उनका संरक्षण कर रही है, तो फिर कौन भेजेगा? यही यहाँ पे बृजभूषण जी के साथ यहाँ पे हुआ है। उन ये पहलवान बेचारे अपनी बात कहते रहे, वो वापस से उस पे संघ पे कब्जा करके बैठ गए दोबारा से। तो और बीजेपी पूरी तरह सपोर्ट में खड़ी थी। किसी तरीके का कोई कभी बृजभूषण के खिलाफ कोई बयान दिया हो बीजेपी ने? और ये भी स्थगित नहीं हुई है, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड जैसा कुछ किया है। आई वॉश है, आई सब वॉश। सब कुछ आई वॉश है। अगर आप वाकई सिस्टम बदलना चाहते तो जिस दिन बृजभूषण के खिलाफ ये आरोप लगे थे उस दिन वो जेल में होते। जिस तरीके से पॉक्सो के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें पहले गिरफ्तार करते हैं, बाद में पूछताछ करते हैं। इसका मतलब आप साथ खड़े हो। जब मोदी जी साथ खड़े हैं, जब बीजेपी साथ खड़ी है, तो वो क्यों घबराएगा? वो और ज़्यादा वैसी हरकतें करेगा। अब हरियाणा में मैसेज दे दिया आपने, तो नीचे आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। नीचे बलात्कार के केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा। हर रोज़ 5-6 बलात्कार हरियाणा में होते हैं। मैं कई बार बोलता हूं, मैं सीएम साहब को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बार बोला, मैंने कहा सीएम साहब आपने अपने बगल में मंत्री बना के ऐसे आदमी को बिठाया हुआ है जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है, और आप ये एज्यूम करते हैं कि नीचे ऑफिसर्स सारे महिलाओं के खिलाफ अपराध पे सही कार्रवाई करेंगे। ऑफिसर कहेगा मैं अपने रिश्तेदार को बचा लेता हूँ, मंत्री कहेगा मैं अपने रिश्तेदार को बचा लेता हूँ, मैं अपने खास आदमी को बचा लेता हूँ, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। 5-5, 6-6 रेप रोज होते हैं हरियाणा के अंदर। बहुत शर्मनाक है। तो आप कहते हैं कि हरियाणा का हमारा संगठन तैयार है। क्या लगता है आपको कि पार्टी किस तरह से अपना रणनीति बना रही है और क्या रिजल्ट आने वाले हैं? मुझे लगता है कि कोशिश भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश करेगी। जैसे जैसे हम हरियाणा में प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखिएगा कि पार्टी के ऊपर भी अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये अब कोई छुपा हुआ राज नहीं है कि तीसरी गवर्नमेंट अगर आम आदमी पार्टी कहीं बनाने जा रही है तो वो हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। ये हमारी फोर्स का एहसास कांग्रेस को भी है, ये हमारी फोर्स का एहसास बीजेपी को भी है। अगर सब कुछ सही जाता है जैसा हम प्लान कर रहे हैं, मैंने बताया कांग्रेस 25 साल, बीजेपी 10 साल हो गए अब बीजेपी को, लेकिन मूलभूत चीज़ें चेंज नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूँ वहाँ ऐसा वैक्यूम है हरियाणा के अंदर कि अगर हमने सिर्फ विकल्प भी पेश कर दिया लोगों के सामने कि हम लड़ रहे हैं, तो इतने वोट हमको वहाँ मिलेंगे, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जितने दिल्ली और पंजाब में हम लोगों ने बनाए हैं बहुत छोटे से अंतराल में 10-11 साल के अंदर। जो काम दिल्ली और पंजाब सरकार ने किए उनको सामने रख के हरियाणा के युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, हरियाणा के आवाम को आकर्षित कर रहे हैं, या हरियाणा को देखते हुए एक अलग मैनिफेस्टो आएगा और उसकी समस्याओं का निदान निश्चित करने तौर के पे लिए? हरियाणा को देखते हुए हरियाणा की चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी, पर मूलभूत ज़रूरतें बदलती नहीं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, हर किसी को चाहिए बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये हर किसी को चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ हमारे हरियाणा में बहुत चलन है, पंजाब जैसे ही कल्चर हो गया है कि लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस, बहुत बड़ी संख्या में गाँव से लोग जा रहे हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि अपने बच्चों से पूछना वहाँ पे कि वहाँ स्कूल मुफ्त है कि नहीं है, वहाँ पे अस्पताल मुफ्त है या नहीं है। और अगर आपने बच्चे को वहाँ इसीलिए भेजा ना, यही सब चीज़ें हैं वहाँ पे, तो अपने बच्चों से पूछना, और अगर वो चीज़ यहाँ हो सकती है तो आपका बच्चा भी वापस आ जाएगा लौट के। तो माँ बाप की आंखों में चमक आती है कि ऐसा भी हो सकता है अगर यहाँ, तो शायद मेरा बच्चा वापस आ जाए। शालीन, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में ऐसी हालत है आज के दिन में, लोग डंकी का कल्चर बहुत बढ़ गया, इलीगल तरीके से भी विदेश जाते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। 25 लाख बेरोजगार है, मैंने आपको बताया। अगर ऐसे मेरे पास रोज़ केस आता है कोई ना कोई कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया यूएस में, उसकी बॉडी वापस नहीं ला पा रहे हैं।
क्योंकि वो इलीगल तरीके से गया हुआ था। मान लीजिए वहाँ बच्चा गया हुआ इलीगल तरीके से, उसका एक बाउंडेशन होता है, इतने साल तक वो वापस नहीं आ सकता, केस वेस चल रहा है वहाँ पे, पीछे से उनके माँ बाप की यहाँ पे डेथ हो गई, आग देने के लिए नहीं आ सकता है बच्चा, ऐसी हालत हो गई है। तो जो पंजाब के अंदर जैसे ही नशे के ऊपर और ये बाहर जाने के कल्चर के ऊपर ब्रेक लगा आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद, सारी वो एजेंसी, सारा वो नशे का कारोबार उठ के हरियाणा में आ गया वो। और हरियाणा गवर्नमेंट मुझे लगता है वेलकम कर रही है उसको, क्योंकि उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। हमने ये ठान रखी है कि हम हरियाणा को उस हालत में तो नहीं जाने देंगे जिससे हम पंजाब को रिवाइव कर रहे हैं। हमको ये मौका 2024 में मिल रहा है, हम इसको यहीं रोकेंगे, यहीं से सुधारने की कोशिश करेंगे और इस कल्चर को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक उम्मीद है हरियाणा में। मैं दूसरी जो अलग चीज़ देखता हूँ, पूरा हरियाणा खेती पे आधारित है और एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से, आप देखिए कि पोर्टल ले आए हरियाणा में और कहती है सरकार कि पोर्टल पे हर किसान रजिस्टर करे कि मैंने ये फसल लगाई है, तभी वो उसको बेच पाएगा जब वो फसल हो जाएगी। अब यार अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो खेती नहीं कर रहा होता ना, पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब 99.9% लोग जो एग्रीकल्चर में है हरियाणा के अंदर, फैमिली में कोई पढ़ गया तो नौकरी कर रहा है, बाहर चला गया। जो नहीं पढ़ पाया, 10वीं की पढ़ाई भी नहीं जिसने की होगी, वो एग्रीकल्चर कर रहा है और उसको आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पोर्टल पे भरो। तो मिसमैच होता है, किसान धक्के खाता रहता है, उसको दाम नहीं मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता है। 1,40,000 किसानों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया, 34,000 किसानों को मुआवजा दिया, 1 लाख को दिया ही नहीं। क्यों? तो पोर्टल मैच नहीं हो अच्छा। रहा, ये नहीं हो रहा, आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। तो ये जो जिम्मेदारी इन्होंने लगा दी कि किसान भरे पोर्टल, किसान कैसे पोर्टल भरेगा? किसान के पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है। शायद इसी नियत से बनाई हो कि देना नहीं पड़ेगा। यस, मैं वही कह रहा हूँ कि ये एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, किसान को ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सुनियोजित तरीके से सिस्टम हो रहा है। जैसे ये पराली वाला, बहुत लोग बोलते हैं ये पराली जलती है हरियाणा में, पंजाब में जलती है, हरियाणा में पंजाब में जलती है। मैं हैरान हो गया जब मैंने ये चीज़ देखी। मैंने भी कॉज ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ साल पहले नहीं होती थी ये सब चीज़ें, 8-10 साल पहले ये सब ठीक नहीं बात होता है, था। हाँ। ये क्यों शुरू हो गया अचानक से? 2016-17 तक सरकारी डॉक्यूमेंट में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सलाह देता है किसान को, उसके अंदर लिखा होता था कि फसल कटने के बाद जो भी आप फूस बचता है, जो अवशेष उसको बचते अवशेष बचता है, उसको जला दें और ज़मीन को समतल करें। ये उनके एडवाइजरी में लिखा होता था। और जब किसान ने वो करना शुरू कर दिया तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हो, आप उसको, अरे सरकार ने करवाया, अब सरकार ने उस जलाने की जगह वर्ड बदल दिया दबाने, दबा दें उसको। तो आपने तो एक वर्ड बदल दिया, किसान की तो जिंदगी बदल गई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हरियाणा के अंदर हो रही हैं। पहले क्या होता था कि हर जो पहले स्ट्रक्चर बना था कि एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव करेंगे, तो ये कहते थे 5-6 गाँव के ऊपर, यानी 1000 एकड़ के ऊपर एक कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर होना चाहिए, सो दैट कि उनके पास नॉलेज हो किसानों के पास। अगर उनको कौन सी खाद, कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, वो पूछ सकें एक व्यक्ति से। आज उस स्ट्रक्चर को वो सारे सेंटर्स बंद कर करके, गाँव की लैब्स बंद कर करके उसको ब्लॉक लेवल पे ले आए हैं। मतलब 30-40 गाँव के ऊपर एक ऑफिसर है। अब उसको धीरे धीरे कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये साजिश है इस बात की कि प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको अपना पेस्टिसाइड बेचना है, खाद बेचना है, उनके एजेंट्स जाते हैं, किसान को बताते हैं इस फसल में ये डालिए। यदि सरकार नहीं बताएगी तो एजेंट्स तो बताएंगे। एजेंट्स बताएंगे कि इस फसल में ये डालिए। अब अगले साल उसको टारगेट क्या है उस कंपनी का कि ये हमारी सेल डबल होनी चाहिए, तो अगली बार बताएगा ये भी डालिए और ये भी डालिए। तो अगर कोई प्राइवेट एजेंट, कंपनी का एजेंट ये बता रहा है, तो किसान किससे वेरीफाई करे? आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर छोड़ा नहीं वहाँ पे। तो इतना पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, इतना, मतलब हम अनाज नहीं पैदा कर रहे, जहर पैदा कर रहे हैं। और उस जहर का सबसे पहला शिकार किसान का खुद परिवार होता है, अपना परिवार होता है। फिर उनको कैंसर होता है और बीमारियां होती हैं, आप इलाज करने की सुविधाएं आपने नहीं दे रखी। तो एक तरीके से सोसाइटी को ऐसा ब्रेक करने की, गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है कि कोई कुछ बोल ही ना पाए, अपनी उलझनों में सब उलझे रहें। हम इस स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं। हरियाणा के लिए मेरा एक ड्रीम है, मैं कई बार डिस्कस करता हूँ पार्टी के अंदर भी, कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आएँ कि हर फार्मर को अगर अच्छा गाइडेंस मिल सके तो हम ये खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनके यूसेज को कम कर सकते हैं।
हर गांव में उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए वहाँ उसको बताने वाला कोई आदमी तो होना बताने चाहिए। वाला हो। तो वो स्ट्रक्चर को अगर रिक्रिएट किया जाए हरियाणा के उसको अंदर, मजबूत करने की उसको जरूरत थी। मजबूत अगर स्ट्रेंथन किया जाए, गांव में लैब्स हों। अब पूरे हरियाणा में एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही एडवाइजरी है कि ये फसल लगानी है तो ये 10 दिन के बाद ये वाला खाद मार दीजिए पूरे खेत के अंदर। अरे कहीं की लैंड में पोटेशियम है, कहीं की लैंड में कोई और खनिज है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना उस लैंड के हिसाब से क्या यूज करना है वहां पे। आपने जनरल एडवाइजरी दे दी और सबको। सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन करने से थोड़ी होगा, आपको उसकी भी तो ग्रीवेंस सुननी पड़ेगी, उसकी भी हालत समझनी पड़ेगी, एग्जैक्टली उसको मदद देनी सो पड़ेगी उस ये समय जो पे। पोर्टल स्ट्रक्चर ये जो लाए हैं, ये भरने की जिम्मेदारी किसान की नहीं होनी चाहिए। ये हर गांव के अंदर आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर होना इससे तो चाहिए। एजेंट्स फैल जाएंगे सब जगह। यस, हर गांव में आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर होना चाहिए जिसको समझ हो, वो किसान का डेटा फीड करे कि इसने इतने एकड़ फसल लगाई है, उसके ऑफिस में आके वो करवा लें। और उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर गलत भरा गया तो वो ऑफिसर जिम्मेदार होगा। तब किसानों की ज़िंदगी में सुधार आ सकता है। वरना तो आप जितना दाम बढ़ाते हैं फसल का 50-100 रुपए, उससे ज़्यादा अगली बार उसको कह देते हैं ये खाद भी यूज़ करना है, उतना उसका उसमें लग जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो वो किसान की ज़िंदगी आसान नहीं है। हरियाणा में किसान की ज़िंदगी को आसान बना सकें, हरियाणा में गरीबों की, मज़दूरों की ज़िंदगी को आसान बना सकें, उसके लिए योजनाएं लेके आएंगे। बहुत कुछ है, मतलब मन करता है कि जितना लाइफ में एक्सपीरियंस है सब निकाल के रख दें, दे दें लोगों को। तो वो कोशिश करेंगे, जी जान से कोशिश करेंगे। हर एक नेता का, हर एक व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, जिस रीज़न से वो किसी एक पेशे को चुनता है। आपने राजनीति को चुना, आपका इंडिविजुअली कौन सा सबसे बड़ा पैशन है कि राजनीति में इस रीज़न से आया हूँ और सरकार बनाने के बाद इसके ऊपर ज़रूर काम करना ज़रूर? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के यूथ को, मतलब इस रीज़न से आया हूँ तो क्या कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं देख नहीं पाता हरियाणा के यूथ को जिस हालत में वो आज के दिन में है। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी आँखों के सामने ये देखें कि आज तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, कल वो नशेड़ी होने जा रहे हैं। मैं आज बता रहा हूँ ये बात कि और परसों को वो क्रिमिनल हो जाएँगे और फिर हम ही लोग उनको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये कि विशियस साइकिल है। हाँ, ये तो मैं वो कसक है मन के अंदर, मैं वो देख नहीं सकता, मैं इसलिए पॉलिटिक्स में हूँ। मुझे इसको किसी भी हाल में इन चीज़ों को बदलना है। हरियाणा के यूथ को सही रास्ते के ऊपर लेके आना है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उनके लिए सिस्टम ऐसा दुरुस्त करना है कि वो अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सकें। मैं इतनी नॉनसेंस पॉलिटिक्स होती है, कई बार गुस्सा भी आता है कि खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो अनमैरिड लोग हैं, उनके लिए वो पेंशन शुरू करेंगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा खट्टर साहब 9 साल पहले अगर इनको नौकरी दे देते तो इनकी शादी नहीं हो जाती। तो आप उस कॉज को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे क्या हो। नियत नहीं है कि अकल नहीं है? दोनों चीज़ें नहीं हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हो। जब तक आपको किसी गरीब या आम आदमी के घर की समस्या का पता नहीं होगा, आप उसका सुधार नहीं कर सकते। अरविंद जी ये सब कर पाते हैं, तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि उन्होंने इतना सड़क पे घिसे हैं, इतनी गरीबों के बीच में जाके काम किया है, तो उनको अंदाज़ा है कि समस्याएँ क्या होती हैं। अगर आप ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हो, हमारे तो मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं हरियाणा के अंदर खट्टर साहब की हेलीकॉप्टर से जायज़ा लेके कहते हैं कि हाँ, देखा मैंने फसल ख़राब हो गई किसान की। अरे जब खेत में जाओगे नहीं, आपको क्या पता फसल ख़राब हो गई, उसको क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए और आपसे। उनके उनके एक तरह से उनकी तासीर के एग्जाम्पल्स आए, काफ़ी वीडियोज़ वायरल होते रहे, जब वहाँ कोई बुजुर्ग महिला उनसे कुछ कहना चाहती है और बदतमीज़ी वो किस करते हैं लोगों तरह से। से रिएक्ट करते हैं। राजनीति में होके भी अगर आप लोगों के साथ, अगर आप पहली क्वालिटी आपकी क्या है? को आप हो सकता है कि मैं नहीं कहता कि 100% लोगों के आप दर्द दूर कर सकते हो, लेकिन आप उसका दर्द सुन तो सकते हो। एक नशे से जिसका बच्चा मर गया, वो माँ अपनी गुहार लेके आई थी सीएम साहब के पास, बोले तुझे किसी ने सिखा के भेज रखा है, बैठ जा। तो एक महिला ने कहा कि गाँव की महिलाओं के पास रोज़गार नहीं है, तो कोई यहाँ पे अगर फैक्ट्री वगैरह कुछ आस-पास लग जाए तो हमें रोज़गार मिल जाए। मत लगाते फैक्ट्री, आप उसको बता तो देते कि हाँ बहन मैं करवा सकता हूँ, बेटी मैं करा सकता हूँ। बोलते हैं कि अगली बार जब चंद्रयान भेजेंगे तुझे उसमें बिठा के भेजेंगे। तो ये बदतमीज़ी है, राजनीति में चलती नहीं है। एक समय हर चीज़ का आता है, मुझे लगता है कि लोगों ने अब देख लिया है इनके व्यवहार को भी, इनके काम को भी, अब इसका जवाब देंगे। अनुराग भाई, क्योंकि आपने इस कॉज़ का ज़िक्र किया और ये कॉज़ मेरे दिल के भी बहुत करीब है, यहाँ पे सुनने वालों के लिए भी ये डेटा शेयर करना मुझे ज़रूरी महसूस करता है कि सबसे ज़्यादा जो चिट्टा कंज्यूम होता था, जिसको हम हेरोइन बोलते हैं और उसकी जो थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी है, उसे स्मैक या ब्राउन शुगर बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हरियाणा का होते जा रहा है। पंजाब के ही नक्शे कदम पर हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। और ये डेटा जो मैं बोल रहा हूँ वो 2019 की एम्स की स्टडी के आधार पे बोल रहा हूँ। मैंने आपको उसका कारण बता दिया। जैसे-जैसे हम पंजाब में सिस्टम को टाइट कर रहे हैं,
अभी अंबाला पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले। दे सेड कि रूट चेंज हो गया। पहले पंजाब की तरफ से नशा आता था अंबाला के इलाके में, अब वो 99.9% वो रूट खत्म हो गया। अब नया रूट खुल गया, दिल्ली की तरफ से नशा जा रहा है अंबाला में। तो दिल्ली में तो केंद्र सरकार बैठी है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, दिल्ली पुलिस को सबसे प्रोफेशनल पुलिस बोलते हैं। अगर यहाँ से नशा उनके पास जा रहा है तो मतलब आप ऑल्टरनेट रूट्स खोल रहे हो, सुनियोजित तरीके से खोल रहे हो। तो इसका मतलब कि ये एक जगह करने से नहीं होगा। पंजाब के युवा को हम बचा लें तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, पूरे देश के युवा के ऊपर नहीं, ये खतरा और मंडरा फिर ये रहा है। देश एक यूनियन है, किसी एक स्टेट में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, पर इस समस्या के लिए पूरे नॉर्थ भारत को, जैसे हम पराली की समस्या को लेके बात करते हैं कि एक जॉइंट एक्शन प्लान बनना चाहिए, सारी सरकारों को साथ आना पड़ेगा। इस समस्या को लेके भी यदि आपको यूथ को बचाना है तो एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम हरियाणा, पंजाब, यूपी करते रह जाएंगे और देश का यूथ हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल, वो सारा जो पंजाब में जिस चीज़ पे आप कंट्रोल करोगे वो हरियाणा में आ जाएगा, हरियाणा में हरियाणा में कंट्रोल करोगे यूपी में चला जाएगा। तो वो तो उनके लिए तो वो बिजनेस है, उनके लिए तो वो व्यापार है, व्यापार है और वो उसको किसी भी लेवल पे जाके चलाएंगे, और तो उनको जहाँ मौका मिलेगा वहाँ करेंगे। चलाएंगे। और जहाँ भी ससेप्टेबल यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसकी पढ़ाई का स्तर वो ना हो और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, साथ साथ एक डिस्ट्रेस हो जिससे वो डील ना कर पा रहा हो, तो वो नशे को चुनेगा। और नशे का एक अपना सिस्टम है। जैसे आप कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बेचने के लिए एजेंट्स लगे हुए हैं, चिट्टा बेचने के लिए भी एजेंट्स हैं। बिल्कुल, पेडलर्स का अपना एक सिस्टम है, उसको वो प्रोपेगेट करते हैं और हर गांव के स्तर पे अब उनका सिस्टम बनते जा रहा है। तो जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, आई थिंक आप जैसे यूथ को साधुवाद देने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी जैसे एक संस्था को दुनिया और देश के आवाम आशीर्वाद देता रहे, और आप जिस रास्ते निकले हैं, बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आप संगठन को आगे लेकर जाएं, और जिस गर्मजोशी से आपने आज बात की है, मुझे लगता है कि हमारे बहुत से युवा प्रेरणा लेंगे और आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी करेंगे और आपका साथ सख्त तरीके से अदा करेंगे। भगवान ने चाहा तो सरकार बना के मिलेंगे 2024 में हरियाणा के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं।